मेरे पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला काम जो किया वो था पागलों की तरह क्लास बंक करके कसरत करना। भले ही टीचर ने मुझे फेल करने की चेतावनी दी और मेरी गर्लफ्रेंड लियू रियान ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि अपनी दूसरी जिंदगी में मैं जानता था कि बस 1 महीने बाद पूरी दुनिया में तरह तरह के डेविल फ्रूट्स उगने लगेंगे। उस समय जिसे भी डेविल फ्रूट मिलेगा उसे जबरदस्त शक्तियाँ मिल जाएंगी। और पिछली जिंदगी में भले ही मुझे जबरदस्त शक्तियाँ मिल गई थी, लेकिन फ्रूट की शक्ति कम होने की वजह से और मेरी शारीरिक हालत बहुत खराब होने की वजह से मैं ज़ॉम्बियों की भीड़ में बुरी तरह मारा गया था। अब जब मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो मुझे भविष्य के ज्ञान का फायदा तो उठाना ही होगा। हर उस चीज का फायदा उठाना है जिसका उठाया जा सकता है। जहाँ तक मुझे पता है यही पास में स्कूल के बगल वाली फ्रूट की दुकान में एक डेविल फ्रूट है। दुकान का नाम भी काफी अनोखा है, बस क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। लेकिन मैं यही नहीं जानता था कि यह डेविल फ्रूट असल में किस समय सामने आएगा, इसलिए मैं हर रोज उस दुकान पर कुछ फल खरीदने जाता था और साथ ही यह भी देख लेता था कि क्या वो डेविल फ्रूट आ गया है। लेकिन आज जब मैं रोज की तरह फ्रूट की दुकान में घूम रहा था, अनानास वाले सेक्शन में पहुंचते ही 2 हरी छोटी टहनियों ने तुरंत मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैंने ऊपर रखे अनानास के ढेर को हटाया और उन हरी टहनियों का असली रूप मेरी आंखों के सामने आ गया। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे याद था। ये पायरेट्स की दुनिया का 4 सम्राटों में से एक काइडो का डेविल फ्रूट था। मैंने अपने तेजी से धड़कते दिल को काबू में किया और जल्दी से पैसे दिए। दिखावे के लिए मैंने दूसरे फलों से भरा एक थैला भी उठा लिया। मैं जैसे ही दुकान से बाहर निकला, मेरी टक्कर एक काफी मजबूत शरीर वाले अधेड़ उम्र के आदमी से हुई। यह वही था जिसे पिछली जिंदगी में ब्लू ड्रैगन फ्रूट मिला था। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। अगर मैं एक कदम भी देर से आता तो ये ब्लू ड्रैगन फ्रूट पक्का उसका हो जाता। हॉस्टल लौटने के बाद मैंने एक पल भी नहीं झिझका और ब्लू ड्रैगन फ्रूट उठाकर उसे काट लिया। उसका स्वाद ऐसा था जैसे मीठे पानी की बाल्टी और सेप्टिक टैंक को एक साथ मिला दिया गया हो और फिर उसमें एक फफूंदी लगे कपड़े को 2 बार डुबोया गया हो और फिर सीधे मुंह में ठूंस दिया गया हो। यह इतना घिनौना था कि मुझे वहीं पर उल्टी आने वाली थी, लेकिन मैंने उस उल्टी को जबरदस्ती रोका और उस टुकड़े को निगल लिया। मैंने हिम्मत की और बचे हुए छिलके, बीज और उस छोटी बैंगनी टहनी को भी निगल लिया। काफी देर बाद मैंने एक गहरी सांस ली। अब चमत्कार का बीज बो दिया गया है, बस इंतजार करना बाकी है। फिर मैंने अपना फोन निकाला और शॉर्ट वीडियो और फोरम देखने लगा। सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर घूमने के बाद मैंने सर्च बॉक्स में एक आईडी डाली। पहला वीडियो खोला। भाइयों, देखा क्या, ये रंबल फ्रूट है। मैं इसे कमेंट सेक्शन में नीलाम कर रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे मिलेगा। ये देखकर मेरा दिल ललचा गया। हालांकि मैं ब्लू ड्रैगन फ्रूट खा चुका था और दूसरा डेविल फ्रूट नहीं खा सकता था, लेकिन जब कयामत आएगी तो सभी जान जाएंगे कि इसकी असली कीमत क्या है। तब इसे लाखों में भी नहीं खरीदा जा सकेगा। ये लेन देन के लिए सबसे जरूरी चीज होगी, और अगर लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं भी करना हुआ तो मैं इसे अपने मम्मी पापा या अपनी बहन को खाने के लिए दे सकता हूँ। वैसे भी ऐसा नहीं है कि दूसरा फ्रूट खाना नामुमकिन है, बस उस चीज के लिए ताकत और किस्मत दोनों चाहिए। मैंने कमेंट सेक्शन में कोई मैसेज नहीं छोड़ा, बल्कि सीधे इस नाम वाले को, हुआंग तियाची नाम के उस पीले बालों वाले लड़के को प्राइवेट मैसेज भेजा। भाई, ये फ्रूट बहुत अच्छा बनाया है, एकदम असली जैसा लग रहा है। मुझे ये चाहिए। मुझे लगता है तुम भी जानते हो, कमेंट सेक्शन में वे लोग बस मजे ले रहे हैं। आप कीमत बताओ, तुम सीधे कीमत बताओ। अगर ठीक लगी तो मैं अभी खरीद लूंगा। भाई, ये असली डेविल फ्रूट है। मैं 10 लाख मांगूं तो ज्यादा तो नहीं होगा ना? ZXCVB सच में? तो तुम इसे खाते क्यों नहीं? ZXOVB, अगर आप सच में बेचना चाहते हैं तो एक सही कीमत बताओ, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। ये तय रहा 123, तो फिर 1 लाख। ये तय रहा 123। Z, एक ही दाम 1000। ये तय रहा 123। तुम्हारी इस क्वालिटी की चीज के लिए ये कीमत तो बहुत ज्यादा है। मुझे लगा था कि और पैसे ठग लूंगा, लेकिन 1000 भी ठीक है। कुछ समय तक ऐश करने के लिए काफी है। ठीक है, तुम पैसे दो, मैं तुम्हें भेज दूंगा। तुम कोई दुकानदार तो हो नहीं? अगर मैंने पैसे दे दिए और तुमने सामान नहीं दिया तो क्या होगा? अपना पता दो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आमने सामने सौदा करेंगे। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? आमने सामने तो आमने सामने। वो मुझे लूट थोड़े ही लेगा। 236, 16, 176 दिनांक। उस पीले बालों वाले लड़के के बताए शहर के स्टेशन पहुँचने में बस 2.5 घंटे लगे। तुम ही हो ना वो जो डेविल फ्रूट बेच रहा है? पेमेंट कोड दो, मैं एक बार देख लूं कि फल असली है या नहीं, फिर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दूंगा। पहले पैसे फिर सामान। 6 किलोलीटर। क्या तुम्हें डर है कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगा? ये तुम्हारा ही तो इलाका है।
पीले बालों वाले लड़के ने थोड़ी देर सोचा और उसे बात सही लगी। इस इलाके में उसकी थोड़ी बहुत इज्जत तो थी ही। अगर इस आदमी ने पैसे नहीं दिए तो उसके एक फोन पर उसके दोस्त मिनटों में यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने थैला अपने हाथ में ले लिया। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। मैंने अंदर से वो डेविल फ्रूट बाहर निकाला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोई शक नहीं, ये असली है। बिना कुछ सोचे मैंने 1000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। फल को संभाला और वापस जाने के लिए मुड़ गया। अगर इस बेकार से शहर में ट्रेन चलती तो मैं उसी वक्त गाड़ी पकड़कर घर चला जाता। वापसी के रास्ते में मैंने अपना फोन निकाला और शॉर्ट वीडियो देखने लगा। अचानक एक वीडियो पर मेरी नजर पड़ी। हाल ही में कई मरीज अचानक बेहोश हो गए हैं और बहुत से लोगों के शरीर पर अजीब धब्बे भी दिखने लगे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एक नए तरह का फ्लू हो सकता है। सबसे अपील की जा रही है कि मास्क पहने और बचाव के लिए तैयारी करें। ये खबर देखकर मेरा दिल धक से रह गया। बेहोशी, शरीर पर धब्बे, ये तो मेरे पिछले जन्म में दुनिया के खात्मे से पहले के ही लक्षण है ना। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हॉस्टल की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने पहले से पैक किया हुआ अपना सामान उठाया और बाहर भागने ही वाला था कि तभी मेरे पीछे से अचानक एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। बहुत से लोग अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर पर धब्बे दिखने लगे। इसके तुरंत बाद एक अजीब सा दबाव सब पर हावी हो गया। सभी लोग उस दबाव की वजह से हिल भी नहीं पा रहे थे और जो लोग पूरी तरह से बेहोश थे उनमें अचानक एक भयानक बदलाव आया। उनकी आंखों की पुतलियां बाहर निकल आई और नाखून पागलों की तरह बढ़ने लगे और नुकीले और लंबे हो गए। वे दीवानों की तरह एक एक करके हॉस्टल के कमरों से बाहर भागने लगे। ये देखकर अनगिनत छात्र चीखते चिल्लाते बाहर की तरफ भागे और इस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे खून की गहराइयों से एक ताकत जाग रही है। मेरे शरीर के अंदर नीले ड्रैगन की शक्ति उभरने लगी। मैंने सिर उठाकर एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ लगाई। मेरी त्वचा पर नीले रंग के ड्रैगन स्केल्स दिखने लगे और सिर पर ड्रैगन के सींग उग आए। मेरे हाथ भी ड्रैगन के पंजों में बदल गए। मैं पूरी तरह से ड्रैगन में बदलने लगा था। हॉल में मौजूद छात्र ये देखकर सच में बहुत ज्यादा डर गए थे। मुझे लगा कि मैं भी उन नीचे गिरे लोगों की तरह एक मॉन्स्टर बन गया हूँ। इंसान जानवर के रूप में बदलने के बाद मेरा शरीर बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। मेरी ताकत, बचाव, रफ्तार और ठीक होने की क्षमता, सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक उसी वक्त मेरे पीछे 2 ज़ॉम्बी दहाड़ते हुए मुझे काटने आए। मैंने अपने ड्रैगन के पंजे हवा में लहराए और एक ही पल में उन्हें दूर उछाल दिया। दूसरे कमरे से भी एक ज़ॉम्बी भागकर बाहर निकला। मैंने सीधा अपना मुंह खोला और आग की एक लपट छोड़ी। उस झुलसा देने वाली आग ने पल भर में उसे राख में बदल दिया। लेकिन आग की बस एक लपट छोड़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी बहुत सारी ताकत चली गई है और डेविल फ्रूट की शक्ति का मुख्य आधार स्टेमिना ही है। यहाँ तक कि बाद में जब हाकी आम हो जाएगी तब भी आखिर में स्टेमिना ही खर्च होगा। पहला डिवाइन गिफ्ट पीरियड शरीर को मजबूत बनाने का एक दौर है। मैं काइडो की तरह ओनी रेस का भी नहीं हूँ और नहीं मेरे पास उसके जैसा मॉन्स्टर वाला शरीर है। इसलिए भले ही मुझे एजियो ड्रैगन फ्रूट मिल गया है, मैं उसकी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने हाथ में पकड़ा बेसबॉल बैट घुमाया। ये बेसबॉल बैट मैंने खास तौर पर बनवाया है। यह ज्यादा मोटा और भारी है। यह ज़ॉम्बीज़ के सिर फोड़ने के लिए बिल्कुल सही है। मैंने बेसबॉल बैट उठाया और उसके चारों ओर बिजली की हल्की हल्की लकीरें लिपटी हुई थी। एजियो ड्रैगन फ्रूट हवा, आग और बिजली, इन 3 नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि इसकी ताकत लोगिया टाइप जितनी नहीं है, लेकिन हमला मजबूत करने के लिए ये काफी है। मैं कॉरिडोर में तबाही मचा रहा था। जल्द ही दूसरे स्टूडेंट्स का ध्यान मुझ पर गया और क्योंकि मैं लगातार ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था, इस वजह से उन स्टूडेंट्स को सांस लेने का मौका मिल गया। मेरे बेसबॉल बैट पर बिजली लिपटी हुई थी और वो सच में थंडर बगुआ जैसा लग रहा था। मेरे सामने ज़ॉम्बीज़ एक ही झटके में मारे जा रहे थे, लेकिन मैं मारने की खुशी में डूबा नहीं, बल्कि लड़ते लड़ते मैं तेजी से नीचे की ओर भागने लगा। पहला काम किसी तरह घर पहुंचना है। इस जिंदगी में मैं अपने माता पिता और बहन को दोबारा किसी मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगा। और दूसरा काम जल्द से जल्द 100 ज़ॉम्बीज़ को मारना है, क्योंकि अगर कोई अकेला 100 ज़ॉम्बीज़ को मार देता है तो डिवाइन गिफ्ट स्पेस खुल जाएगा। तब मैं वहाँ से तीनों तरह की हाकी की ट्रेनिंग का तरीका ले सकूंगा और अपनी ताकत को और तेजी से बढ़ा सकूंगा। एजियो ड्रैगन उड़ सकता है, लेकिन मेरे अभी के स्टेमिना के साथ मैं उड़कर घर तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। रास्ते में मैंने एक लोहे की रॉड उठा ली और मैं एक एजियो ड्रैगन वॉर गॉड की तरह लग रहा था। मुझे कोई नहीं रोक पा रहा था। मेरे पीछे स्टूडेंट्स की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। वो कॉरिडोर से बाहर निकलने के लिए मेरे पीछे आना चाहते थे, लेकिन वो यही नहीं जानते थे कि इस दुनिया के अंत में अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। कमरे में दरवाजा बंद करके छिपे रहना उन्हें कुछ और समय तक जिंदा रख सकता था। कॉरिडोर से बाहर भागने के बाद
मेरी आंखें सिकुड़ गई। नीचे का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये स्कूल कभी एक सामूहिक कब्रिस्तान हुआ करता था। स्कूल में यह अफवाह थी कि यहाँ बुरी शक्तियों का साया है। यहाँ पर रहने के लिए इमारतें बनाई गई, जिसकी वजह से बहुत से लोग बीमार पड़ने लगे। फिर एक फेंग शुई मास्टर ने यहाँ एक स्कूल बनाने की सलाह दी, ताकि नौजवानों की पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करके इस जगह की बुरी शक्तियों को खत्म किया जा सके। अब वो शरीर जो बस कंकाल बन चुके थे, ज़ॉम्बी वायरस के असर से सब के सब जमीन से बाहर निकल आए हैं और दिखने वाले हर जिंदा इंसान पर हमला कर रहे हैं। कोई मुझे बचाओ। पूरे कैंपस में अफरा तफरी मची हुई है। हर कोई पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। वो बिना कोई रास्ता देखे बस भागे जा रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने स्कूल के गेट की तरफ निशाना साधा और बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ने लगा। रास्ते में चाहे ज़ॉम्बीज हो या कंकाल, सभी को मैं एक ही झटके में अपने बैग से उड़ा रहा था। आखिरकार जब मैं लड़ते लड़ते स्कूल के गेट तक वापस पहुंचा, मेरा शरीर अचानक जम गया और हिल नहीं पा रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं, ज़ॉम्बीज समेत सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रुक गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया के लिए समय रोकने वाला बटन दबा दिया गया हो। और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पहला दैवीय उपहार, डेविल फ्रूट, आ गया था। दैवीय उपहार स्पेस खुल गया। जब मैं जागा तो मैं पहले से ही एक अजीब जगह पर था। यहाँ न कोई जगह थी, न कोई समय, बस एक बड़ी और एक छोटी 2 लाइट स्क्रीन्स थी। बड़ी स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में दैवीय उपहार की दुकान लिखा था। छोटी स्क्रीन पर पर्सनल पैनल लिखा था। इन चीजों से मैं अपनी पिछली जिंदगी में पहले से ही वाकिफ था। यह एक अनजान हस्ती का दिया हुआ मौका था। पॉइंट्स के बदले चीजें ली जा सकती थी, जैसे कि तकनीक, युद्ध के रिकॉर्ड, हथियार, दवाइयाँ वगैरह। चूंकि तुम ज़ॉम्बीज का शिकार करके 100 पॉइंट्स तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो, तुम्हें एक दैवीय इनाम मिलेगा। और चूंकि तुम दुनिया के अंत के 10 मिनट के अंदर 100 पॉइंट्स तक पहुंच गए, इसलिए दैवीय इनाम का लेवल बढ़ गया है। तुम नीचे दिए गए 3 इनामों में से कोई एक चुन सकते हो। मैं चौंक गया। ये कुछ ऐसा था जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में अनुभव नहीं किया था। इनाम 1, परफेक्ट फ्रूट। ये तुम्हारे मौजूदा एजियो ड्रैगन फ्रूट को परफेक्ट स्टेट में पहुंचा देगा। यह एजियो ड्रैगन फ्रूट के साइड इफेक्ट्स को पूरी तरह से खत्म कर देगा। साइड इफेक्ट्स खत्म होने के बाद तुम न केवल सी प्रिज्म स्टोन और समुद्री पानी की कमजोरी को नजरअंदाज कर सकते हो, बल्कि एक और डेविल फ्रूट भी खा सकते हो और तुम्हारा शरीर फटेगा भी नहीं। इनाम 2, हाकी जीनियस। इसे लेने के लिए पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। बिना ट्रेनिंग के सीधे तीनों तरह की हाकी को जगा सकते हो। और अगर तुम खुद से ट्रेनिंग नहीं भी करते हो, तो भी तीनों तरह की हाकी धीरे धीरे अपने आप बढ़ती रहेगी। अगर तुम खुद से ट्रेनिंग करते हो, तो तुम्हारी तीनों तरह की हाकी की ट्रेनिंग की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। इनाम 3, ज़ॉम्बी नाशक दिव्य हथियार। तुम्हें अपनी पसंद का एक हथियार मिल सकता है। ये हथियार सुप्रीम ग्रेड मीतो लेवल का होगा और यह हथियार ज़ॉम्बीज को 2 गुना डैमेज देगा। मुझे फल, हाकी और हथियार, इन तीनों में से एक चुनना था। इनाम 1 और 3 से तुरंत लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। इनाम 2 से लड़ने की ताकत धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन उसकी ऊपरी सीमा ज्यादा होगी। अपनी पिछली जिंदगी में दूसरा दैवीय उपहार मिलने के अनुभव को देखते हुए कम से कम उस समय तक हाकी पुरानी नहीं हुई थी। जब मैं दुविधा में था, तभी मुझे अचानक टीचर काय के अनमोल वचन याद आए। हाकी ही सब कुछ है। रॉजर, शैंक्स, गाब के पास फ्रूट की ताकत नहीं थी, फिर भी वे दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बने। यहाँ तक कि टीचर काइडो ने भी हाकी को बेहतर बनाने के लिए अपने फ्रूट को ठीक से विकसित नहीं किया। जब वे लूफी से लड़ रहे थे, तब उन्होंने उसे अवेकन तक नहीं किया था। मैं अब और नहीं झिझका। काबिलियत ज्यादा होने में नहीं, बल्कि बेहतरीन होने में है। एजियो ड्रैगन फ्रूट कितना ताकतवर है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरा अपना शरीर कितना ताकतवर है। एक फ्रूट को उसकी सीमा तक विकसित करना ही आसान नहीं है। अगले ही पल मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सीधे तीनों तरह की हाकी को जगा लिया। एक काले और कमजोर रंग की हाकी ने मेरी मुट्ठी को ढक लिया। यह आर्मामेंट हाकी थी। इसके तुरंत बाद मैंने 10 पॉइंट से मिजू मिजू मीट के 5 टुकड़े खरीदे। यह एक ऐसा खाना है जो तेजी से ताकत वापस लाता है, जिससे मैं लड़ाई में ज्यादा देर तक टिक सकता हूँ। और पर्सनल पैनल सिर्फ पर्सनल जानकारी ही नहीं देता, बल्कि यह बातचीत करने का एक जरिया भी है। जब कयामत के दौरान इंसानी सभ्यता तबाह हो जाती है, तो सभी लोग संपर्क में रहने के लिए पर्सनल पैनल के कम्युनिकेशन फंक्शन पर ही निर्भर रहते हैं। इसमें बहुत सोच समझकर कई चैनल भी दिए गए हैं। इस समय बहुत से लोग पहले ही एक दूसरे से बातें करने लगे थे। स्पेस का जमना जल्द ही खत्म होने वाला है। भविष्य में तुम अपनी मर्जी से दैवीय मन के स्पेस में जा सकते हो। मेरी आंखों के सामने बस अंधेरा छा गया। जब मैं दोबारा जागा, तो मेरी चेतना मेरे शरीर में वापस आ चुकी थी। चारों तरफ अनगिनत ज़ॉम्बीज थे
और मेरे घबराए हुए बेबस क्लासमेट्स और टीचर्स थे। मैंने मिजू मिजू मीट का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। मैं जल्दी जल्दी खाते हुए स्कूल के गेट से बाहर की ओर भागता रहा। अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ और मैं तुरंत अपनी जगह से हट गया। जिस जगह पर मैं अभी अभी खड़ा था वहाँ एक कंकाल का हाथ था। मैंने बिजली से लिपटे बेसबॉल बैट को बाहर निकाला। मैंने झटपट सामने से आ रहे कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार गिराया और फिर वापस इंसान के रूप में आ गया। मैं सीधे कार में घुसा और पूरी रफ्तार से शहर के बाहर की ओर निकल गया। सड़क पर भागने वाली गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। उन्हें लगा कि ज़ॉम्बीज़ का कहर शहर में ही फैला है, इसलिए वे किसी सुनसान जगह पर भागकर अपनी जान बचाना चाहते थे। लेकिन अब इस दुनिया में 1 इंच भी सुरक्षित जगह नहीं बची है। कार में इस समय भी रेडियो चल रहा था। यह एक राष्ट्रीय आपातकालीन सूचना थी जिसमें सभी को शांत रहने के लिए कहा जा रहा था। अपने घरों में रहें और दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लें। हमारी सेना निकल चुकी है। हमारी बायोलॉजिकल लैब भी एंटीडोट बनाने पर काम कर रही है। कृपया शांति बनाए रखें और अफरा तफरी न मचाएं। ज़ॉम्बी वायरस की पहली लहर हवा के जरिए फैलती है, जिससे कमजोर शरीर वाले लोग संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए अस्पताल और वृद्धाश्रम सबसे ज्यादा संक्रमित इलाके हैं। जब कयामत का दिन आया तो ज़ॉम्बी वायरस के फैलने का मुख्य तरीका काटने और खून के संपर्क में आने से था। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी सेहत वाले सेना के जवान के संक्रमित होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए जब कयामत का दिन आता है तो सेना कुछ हद तक कारगर साबित हो सकती है, लेकिन मुझे पता है कि यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अगर सेना को जल्दी से ज़ॉम्बीज़ का सफाया करना है तो उन्हें बंदूक जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ऐसा करने से उन्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और बिना पॉइंट्स के वे मजबूत नहीं हो सकते। जब ज़ॉम्बीज़ लगातार मजबूत होते जाएंगे और आखिरकार आम हथियारों से भी नहीं डरेंगे, तब सेना और भी कमजोर पड़ जाएगी और समाज की व्यवस्था और भी तेजी से बिखर जाएगी। इसलिए अब जिंदा रहने का एकमात्र तरीका यही है कि हर कोई एक सैनिक बन जाए और ज़ॉम्बीज़ से लड़े। ये सबसे मजबूत के जिंदा रहने की एक दौड़ है। गाड़ी तेजी से चल रही थी। रास्ते में ज़ॉम्बीज़ के आने पर भी मैं बेरहमी से उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक फोन की घंटी बजी। जैसे ही मैंने फोन उठाया, मेरी बहन की घबराई और डरी हुई आवाज आई, भाई तुम कहाँ हो? बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, बहुत डर लग रहा है। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मम्मी पापा ठीक हैं। माँ ने तुम्हारी बात मानी, उन्होंने पहले ही छुट्टी ले ली और मुझे घर ले आए। पापा अभी भी अस्पताल में हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना ऑफिस लॉक कर लिया है। फिलहाल वो ठीक हैं। भाई तुम तो सच में कमाल हो। अगर तुमने जिद करके माँ से छुट्टी नहीं दिलवाई होती तो हम शायद अब तक बाहर मारे जा चुके होते। आओ चिंग पिछले 1 महीने से बहुत हैरान थी। उसका भाई हर रोज घर पर ढेर सारा जरूरी सामान भेज रहा था। पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताता था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। मेरे पास खुद के पैसे तो थे नहीं और 1 महीने में इतने पैसे कमाना मुमकिन भी नहीं था। लेकिन जब कयामत आने ही वाली थी तो मुझे किस बात का डर था? मैंने हर प्लेटफॉर्म से उधार ले लिया। अगर मुझे मम्मी पापा को जवाब नहीं देना होता तो मैं शायद घर भी गिरवी रख देता, लेकिन मेरे पास भगवान की दी हुई एक स्पेशल जगह थी। उधार के पैसों से असल में बहुत ज्यादा सामान जमा करने की जरूरत भी नहीं थी। उधार की रकम हम बात ही कर रहे थे कि आगे एक लग्जरी कार अचानक सामने आए एक ज़ॉम्बी से बचने के चक्कर में पलट गई, जिससे एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कई गाड़ियां उसमें जा टकराईं और लोग मारे गए। मैंने पहले ही इस सब का अंदाजा लगा लिया था। अब गाड़ी रोकना नामुमकिन था। मैंने अपना बैग और बेसबॉल बैट पकड़ा और सीधे एक हरे ड्रैगन का रूप लेकर गाड़ी की छत तोड़कर आसमान में उड़ गया। FT 235 धुएं और बादलों ने शरीर को सहारा दिया और नीला ड्रैगन सीधा ऊपर उड़ गया। इस जादुई नजारे ने सड़क पर मौजूद सभी को हैरान कर दिया, जिससे पहले से ही भयानक कार एक्सीडेंट और भी बड़ा हो गया। नीचे मचे शोर शराबे वाले एक्सीडेंट की परवाह करने का मेरे पास वक्त नहीं था। मैं बादलों में घुस गया। मैं अपने घर की तरफ सीधा उड़ता चला गया। बीच बीच में बैग से एक शुई शुई मीट निकाल लेता, अपनी ताकत बनाए रखने के लिए। अभी मैं ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकता था। आखिरकार जब सारा शुई शुई मीट खत्म हो गया तो मैं भी आसमान से नीचे उतरा और फिर से इंसान बन गया। मैंने आसपास सरसरी नजर से देखा, कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दिया। मैं जल्दी से गॉड गिवन स्पेस में गया और शुई शुई मीट के 5 और टुकड़े ले लिए और उन सबको अपने बैग में भर लिया। अब मेरे बैग में सिर्फ शुई शुई मीट के यही 5 टुकड़े थे और एक रंबल फ्रूट। मैंने शुई शुई मीट का एक टुकड़ा खाया। मैं दोबारा नहीं उड़ा। शुई शुई मीट भले ही ताकत वापस दे सकता है, लेकिन अगर लगातार उसी के सहारे ताकत वापस पाई जाए तो ताकत और भी तेजी से खत्म होने लगती है और दिमागी थकान भी दूर नहीं होती। मैंने नक्शा खोल कर देखा। मुझे अब एक हाईवे ढूंढकर कोई गाड़ी रोकनी थी। सही दिशा का पता लगाने के बाद ही मैं दोबारा नीला ड्रैगन बना।
इस बार मैं सिर्फ 10 मिनट ही उड़ा था कि मुझे नीचे एक हाईवे नजर आया जिस पर अनगिनत गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थी और मुझे एक मजबूत ऑफ रोड गाड़ी ढूंढनी थी। नीचे गाड़ियों की भीड़ में कई लोगों ने आसमान में उड़ते हुए नीले ड्रैगन को देख लिया और फौरन ही किसी ने इस नजारे को अपने फोन में कैद कर लिया और उसे गॉड लाइक स्पेस के कम्युनिकेशन चैनल पर अपलोड कर दिया। दोस्तों, मैंने एक ड्रैगन देखा। कितना बड़ा नीला ड्रैगन है, करीब 10 मीटर लंबा तो होगा ही। ये नीला ड्रैगन शायद काइडो का नीला ड्रैगन फ्रूट होगा, है ना? पता नहीं किसकी किस्मत इतनी अच्छी है, शायद काइडो का नीला इतना ताकतवर मिथिकल जोन टाइप हासिल कर लिया। हाय, मुझे भी एक बार एक रंबल फ्रूट मिला था, लेकिन मुझे लगा कि वो नकली है, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। एक असली डेविल फ्रूट, और वो भी रेयर लोगिया टाइप वाला रंबल फ्रूट। उसने उसे सिर्फ 1000 में बेच दिया। वो पीले बालों वाला अब पछतावे में खुद को मार डालना चाहता होगा। जीजो से यूजो जाने वाले हाईवे के ऊपर नीले ड्रैगन के रूप में मैं आखिरकार मैंने एक बहुत ही मजबूत दिखने वाली ऑफ रोड गाड़ी ढूंढ ली। मैं लिफ्ट लेने के लिए नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर के कोने में हाईवे के किनारे एक बड़े पेड़ पर एक धुंधली सी रोशनी चमकी। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई और मैं उस पेड़ की तरफ नीचे उतरने लगा। जब मैं पास पहुंचा तो मेरी ड्रैगन आंखें हैरानी से फैल गई। किस्मत मेरे साथ है। मैंने देखा कि उस चिनार के पेड़ की चोटी पर, जिस पर फल नहीं लगते, घनी डालियों और पत्तों के बीच एक फल लटका हुआ था। इस फल का आकार मक्के जैसा था और यह पूरा का पूरा सुनहरा था। इस पर सफेद रंग की घुमावदार लकीरें थी। यह एक ऐसा फल था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। खैर, यह नॉर्मल था। इस दुनिया में डेविल फ्रूट्स की संख्या मांगा से कहीं ज्यादा है। मांगा में तो बस कुछ दर्जन ही है, लेकिन मेरे अवचेतन मन के हिसाब से गिने गए फलों की संख्या दसियों हजार है। बेशक उनमें से ज्यादातर एनिमल टाइप के हैं और मिथिकल बीस्ट टाइप भी कम नहीं हैं। आखिरकार दुनिया भर के देशों की पौराणिक कथाएं अनगिनत हैं और उनमें मौजूद हर एक दैवीय और जादुई जानवर एक नया मिथिकल जोन टाइप बन सकता है। भले ही मिथिकल जोन टाइप बहुत आम हो जाएं, फिर भी वे सबसे ताकतवर कहलाने के लायक हैं। मैंने अपना ड्रैगन पंजा आगे बढ़ाया, उस फल को तोड़ा और अपनी पीठ पर लटके बड़े से बैग में रख लिया। जब मेरे पॉइंट्स 1000 तक पहुंच जाएंगे तो मैं गॉड गिवन स्पेस में डेविल फ्रूट की पहचान नाम की एक नई परमिशन अनलॉक कर पाऊंगा। इस तरह मैं बच सकूंगा। कुछ ऐसे फल खा लिए जो मुझे पसंद नहीं थे। जाहिर है जांच की फीस बहुत महंगी है। हर जांच में पूरे 1000 पॉइंट्स लगते हैं। मैं जैसे ही उस एसयूवी का दोबारा पीछा करने वाला था, आगे एक बड़ा ट्रक अचानक पलट गया। उसमें से 3 ज़ॉम्बी निकलकर बाहर आए और आसपास की गाड़ियों को रोककर उन पर हमला करने लगे। लेकिन ऐसे समय में कौन सी गाड़ी रुकने की हिम्मत करती। सबने एक्सीलरेटर दबाया और ज़ॉम्बियों के ऊपर से गाड़ी दौड़ा दी और ज़ॉम्बियों को नीचे गिराने की कोशिश में गाड़ी को इधर उधर घुमाने लगे। इसकी वजह से गाड़ियों की एक दूसरे से टक्कर होने लगी। मैंने उस तरफ एक नजर डाली। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस पलटे हुए बड़े ट्रक के पास उतर गया। मैं इंसान जानवर के रूप में बदल गया और ट्रक को एक तरफ से पकड़कर जबरदस्ती उसे सीधा कर दिया। ब्लू ड्रैगन फ्रूट से मिली ताक बहुत ही भयानक है। उसके बाद मैं ट्रक के अंदर घुस गया और सीधा आगे चलाने लगा। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां गाड़ियों की टक्कर हुई थी, मैं फिर से एक दिव्य ड्रैगन में बदल गया और अपने रास्ते में पड़ी गाड़ियों के मलबे को हटा दिया। मेरे पीछे की गाड़ियां मेरे साफ किए हुए रास्ते से गुजरने लगी और अनजाने में मेरे ठीक पीछे पीछे आने लगी। मैंने ये सब अपने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को पीछे आना है तो आए, जब तक वे मेरे काम में दखल नहीं देते तब तक ठीक है। गाड़ियों की टक्कर बार बार हो रही थी। मैं भी समय समय पर ज़ॉम्बियों से निपटने और रास्ता साफ करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता था। अगर तुम मेरी रक्षा करो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे सकता हूँ जो कभी खत्म नहीं होंगे, एक तोंद वाले अधेड़ उम्र के अजीब से आदमी ने कहा। उसने मुझे देखकर चापलूसी वाली मुस्कान दी। एक और कदम आगे बढ़ाया तो मर जाओगे, वो अधेड़ उम्र का आदमी डर के मारे अपने आप घुटनों पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने खड़ा ड्रैगन रूपी नौजवान इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा हो। एक हल्की सी शाही आभा ने उन लोगों के एक समूह को डरा दिया जो बात करने के लिए आगे आ रहे थे और वे सब अपनी जगह पर ही जम गए। लेकिन जिंदगी और मौत के इस संकट में कुछ लोग अब भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। एक खूबसूरत और समझदार दिखने वाली महिला हिम्मत करके आगे आई। इस कयामत के दौर में भी उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। छोटे भाई, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, दफा हो जाओ। मैं जैसे ही अपनी शक्ति को समेटकर गाड़ी में बैठने वाला था, मेरे पीछे से एक और हट्टा कट्टा आदमी आया। उसने देखा कि मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं है। वो जल्दी से जल्दी अपनी खूबियां बताने लगा। सर, मैंने भी कयामत के बारे में बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं। आप ताकतवर तो हैं,
लेकिन क्या आपको अपना बेस बनाने के लिए लोगों की जरूरत नहीं होगी? मेरा नाम लिन कुई है। मुझ में और कोई हुनर तो नहीं है, लेकिन ताकत बहुत है। मैं एक फाइटिंग कोच हूँ। मैं यकीनन आपके काम आ सकता हूँ। मैं रुक गया और मुड़कर उसे एक नजर देखा। मैं अपनी थोड़ी पर हाथ रखकर कुछ देर सोचने लगा। यह आदमी जो कह रहा है वो गलत नहीं है। सभ्यता और कानून पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। इस कयामत में जिंदा रहने के लिए मुझे ज़ॉम्बियों से लड़ने के लिए अपना खुद का एक सुरक्षित बेस बनाना होगा। ये ज़ॉम्बी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले अपने दम पर हर समय अपने परिवार की रक्षा करना भी मुश्किल है। मुझे सहमत होता देख लिन कुई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपना सामान, बैग और गाड़ी सब कुछ छोड़ दिया। उसे डर था कि अगर थोड़ी भी देर हुई तो मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। वो आगे वाली सीट पर बैठने की भी हिम्मत नहीं कर सका, बल्कि अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके वो पीछे के डिब्बे पर चढ़ गया। लिन कुई की कामयाबी ने दूसरों को भी उम्मीद दी। ये बड़ा आदमी पूरी तरह से पत्थर दिल नहीं था, लेकिन जैसे ही उस अजीब से अधेड़ आदमी ने मुंह खोला, मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। अगर मुझे लोगों को भर्ती करना भी है तो मैं यहाँ पर इतने सारे लोगों को भर्ती नहीं कर सकता। शुरुआत के लिए एक स्पिरिट टर्टल काफी था और इस आदमी की वफादारी अभी भी एक सवाल है। मुझे अभी भी धीरे धीरे परखने की जरूरत है। कृपया मुझे एक मौका दे। मेरी काबिलियत और मेरी जान दोनों ही आपके लक्ष्य को हासिल करने में काम आएंगी। ये औरत देखने में काफी कड़ी लगती है। शायद ये कुछ बड़ा कर सकती है। मैंने उस औरत को गहरी नजर से देखा। गाड़ी में बैठो। वो औरत बहुत खुश हो गई। मेरी इजाजत के बिना उसने आगे की सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं की, बल्कि अपनी परवाह किए बिना पीछे ट्रक में चढ़ने की कोशिश करने लगी। मैं ये सब देखता रहा और मन ही मन सिर हिलाया। ये औरत सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, और पीछे खड़े दूसरे लोग भी इन दोनों की तरह बनना चाहते थे। लेकिन मैंने अपनी विजयी की शक्ति को फिर से छोड़ा और सब लोग हैरान होकर जमीन पर गिर पड़े। हे भगवान, बॉस ने अपनी कॉन्कर्स हाकी को जगा लिया है। एक पुराने फैन ने इस शाही आभा को पहचान लिया। गाड़ी में वापस आकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ता रहा। पूरे 2.5 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक सर्विस एरिया मिला, लेकिन उस जगह पर पहले से ही ज़ॉम्बियों का कब्जा था। वहाँ से गुजरने वाले लोग पेट्रोल और खाना लेने के लिए अंदर जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ज़ॉम्बियों को देखकर उन्हें ये ख्याल छोड़ना पड़ा। लेकिन मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं थी। बड़ा ट्रक अभी यहाँ रुका ही था कि ज़ॉम्बियों के एक झुंड ने हमें घेर लिया। वे ड्राइवर के केबिन में नहीं घुस सकते थे, तो उन्होंने मेन कुई और उस खूबसूरत औरत पर हमला करने के लिए ट्रक के पीछे चढ़ने की कोशिश की। दोनों डर के मारे ट्रक में दुबके हुए थे और सिर बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और सीधे अपने इंसान जानवर वाले रूप में आ गया, हाथ में बेसबॉल का बल्ला लिए। मैंने आसानी से ट्रक पर चढ़ रहे कुछ ज़ॉम्बियों को मारकर गिरा दिया, और पीछे मेरा पीछा कर रहा गाड़ियों का काफिला भी इस सर्विस एरिया में पहुंच गया। वे चाहते थे कि पहले मैं ज़ॉम्बियों को साफ कर दूं, ताकि वे कुछ सामान ले सके, लेकिन उनके आने से ढेर सारे ज़ॉम्बी तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़े। कोई और चारा न होने पर उन गाड़ियों के काफिले को वहां से जाना पड़ा, और मैंने एक एक करके बल्ले से सारे ज़ॉम्बियों को जल्दी से मार डाला। मैंने सिर्फ एक ज़ॉम्बी मेन कुई के अभ्यास के लिए छोड़ दिया। मेन कुई सच में एक फाइटिंग कोच है। उसकी ताकत, रफ्तार और लड़ने की समझ सब बहुत अच्छा है। जब मैंने पेट्रोल भर लिया तब तक उसने भी उस ज़ॉम्बी को सफलतापूर्वक मार दिया था। सामान भरने के बाद मैंने उसके पाँव वाली खूबसूरत औरत से उसका नाम पूछा। हालांकि उस औरत की बाहें और टांगे पतली थी और वो किसी काम की नहीं लगती थी, लेकिन मेरी गाड़ी में बैठने के बाद से उसका बर्ताव काफी अच्छा रहा है। जब ज़ॉम्बी गाड़ी पर चढ़ रहे थे तब भी वो ज्यादा चीखी चिल्लाई नहीं। इस वजह से मेरी नजरों में वो और ऊपर उठ गई। ये देखकर कि मैंने आखिर में उसका नाम पूछ ही लिया, औरत ने जल्दी से जवाब दिया, मेरा नाम लियू मैंगचन है। आगे की सीट पर बैठो, अब तुम्हें पीछे चढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बुलाने के तरीके ने मुझे फिर से हैरान कर दिया। उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा, बल्कि सीधे मुझे मालिक कहकर बुलाया। वो अपना घमंड और रुतबा एक तरफ रख सकती है। ऐसे लोग ही इस सर्वनाश की दुनिया में बेहतर तरीके से जी सकते हैं। जल्द ही हम वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में मुझे फिर से अपनी छोटी बहन आओ चिंग का फोन आया। भाई, तुम कहाँ हो? पापा अस्पताल के ऑफिस में फंसे हुए हैं। मैंने सुना है कि अस्पतालों में सबसे ज्यादा ज़ॉम्बी हैं। पापा के पास खाना और पानी भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि उन्हें कुछ हो न जाए। आओ चिंग की आवाज में रोने की कपकपी थी। उसके पास से माँ की भी आवाज आ रही थी। हाओ हाओ, तुम्हारे स्कूल में सब कैसा है? अपना अच्छे से ख्याल रखना। मम्मी पापा तुम्हें बचाने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। माँ, आप लोग चिंता मत करो। मुझे टीचर काई का अज़्योर ड्रैगन फ्रूट मिल गया है। डेविल फ्रूट का नाम सुनते ही आओ चिंग का डर तुरंत गायब हो गया। हम भाई बहन ने फोन पर पूरे 1 घंटे तक बात की।
फोन काटने के बाद मैंने फिर पापा को फोन किया। उन्हें बताया कि मेरे पास अब खास शक्तियाँ हैं और मैं जल्द ही उन्हें बचाने के लिए वापस आऊंगा। उनसे कहा कि वो कहीं अच्छी तरह छिप जाएं और बाहर निकलने का खतरा मोल न ले। इस समय ऑफिस में बेचैन और लाचार बैठे पापा ने अब जाकर राहत की सांस ली और मुझे सावधान रहने की हिदायत दी। वो चुपचाप अपने बेटे के बचाव का इंतजार करने लगे। जब मैं एक बड़ा ट्रक लेकर शहर में दाखिल हुआ तब तक गहरी रात हो चुकी थी। इस वक्त सड़कों पर बिना किसी मकसद के घूम रहे ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े थे। इस खामोश रात में बड़े ट्रक की गड़गड़ाहट की आवाज बहुत तेज थी। दहशत के मारे जो लोग सो नहीं पा रहे थे उन्होंने एक एक करके अपनी खिड़कियां खोली और बाहर के हालात देखने लगे। मैं घर नहीं गया बल्कि सीधे सेंटर की ओर चला गया। अस्पताल में सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ जमा थे। मैं गाड़ी से उतरते ही अपने इंसान जानवर वाले रूप में बदल गया। मैंने बेसबॉल बैट पर बिजली लपेटी और ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में घुसकर अंधाधुंध हमला करने लगा। अस्पताल के अंदर घुसने पर मुझे वहाँ एक भी जिंदा इंसान नहीं दिखा। तुम दोनों पहले यही मेरा इंतजार करो, मैं अपने पापा को बाहर लेकर आता हूँ, फिर हम यहाँ से चलेंगे। मेरे जाने के बाद लिन कुई और उसका साथी तुरंत पास के एक कमरे में छिप गए और ढेर सारी मेज कुर्सियों से दरवाजा बंद कर दिया और मेरे लौटने का इंतजार करने लगे। मैं एक तरफ ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था और दूसरी तरफ फोन पर पापा से बात कर रहा था। पापा, मैं आपके अस्पताल पहुंच गया हूं। आप किस ऑफिस में हैं? दूसरी तरफ आओ हाई भूख और प्यास से बेहाल थे। ऊपर से बाहर लगातार दरवाजा पीटते ज़ॉम्बीज़ उन्हें मानसिक तौर पर परेशान कर रहे थे। इस गहरी रात में वो ऊँघ रहे थे और आधी नींद में थे, तभी अचानक फोन की वजह से जाग गए। ये देखकर कि उनके बेटे का फोन है, उनमें तुरंत जान आ गई। फिर मैंने उन्हें एक वीडियो कॉल किया और उन्होंने मुझे ड्रैगन मैन के रूप में दुश्मनों का सफाया करते हुए देखा। तब जाकर आओ हाई ने राहत की सांस ली और मुझे रास्ता बताया। मैं जल्दी ही कोने वाले एक ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच गया जहां 12 ज़ॉम्बीज़ जमा थे। वो लगातार दरवाजे को पीट रहे थे और दरवाजे में कई छेद भी हो गए थे। अगर पापा ने बहुत सारी मेज कुर्सियों से दरवाजा न रोका होता तो ज़ॉम्बीज़ कब के अंदर घुस गए होते और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। मैंने अपनी लोहे की रॉड उठाई और उन सभी ज़ॉम्बीज़ का सिर फोड़ दिया। आखिर में मैंने एक जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। कमरे के अंदर पापा की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो पूरी तरह से सुरक्षित थे और यही सबसे अच्छी खबर थी। आओ हाय मैंने जो खाना पानी दिया था उसे जल्दी जल्दी खाते हुए बोले, तो यही वो डेविल फ्रूट एबिलिटी है जिसके बारे में तुम और शाओ छिंग बात कर रहे थे। ऑफिस में फंसे होने के दौरान आओ हाय ने इस समय का इस्तेमाल करके बहुत कुछ देखा था। उन्होंने गॉड गिवन स्पेस के कम्युनिकेशन चैनल पर वीडियो और कमेंट्स देखकर पायरेट्स के बारे में काफी कुछ जान लिया था। मैं बस मुस्कुरा दिया और अंदर घुस आए एक और ज़ॉम्बी को बैट से मार गिराया। कैसा लगा? आपका बेटा कमाल का है ना? अरे बदमाश, तुम तो छा गए। बचने की कोशिश में आओ हाई ने बहुत कम समय में ही अनगिनत लोगों को ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरते देख लिया था। ऐसे में उनका अपना परिवार सुरक्षित था और इस प्रलय के समय में ये सबसे अच्छी खबर थी। पापा को लेकर अस्पताल से निकलते हुए मैं अभी भी कुछ घरों के टूटे फूटे दरवाजों से देख सकता था कि कोई बाहर झांक रहा था। जब उन्होंने आओ हाई को एक ड्रैगन मैन के साथ जाते देखा और वो ड्रैगन मैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, तो अचानक कोई चिल्लाया, आओ हाई, मुझे बचाओ। आओ हाई ने अपने सहकर्मी को मदद के लिए पुकारते हुए देखा। उनके चेहरे पर दया का भाव आ गया। शाओ हाओ, उन्हें भी बचा लो, ये सब मेरे साथ काम करने वाले हैं, बेचारे बहुत बुरी हालत में हैं। उन्हें बचा भी लूं तो क्या मुझे उन्हें एक एक करके घर छोड़ना होगा? और अगर घर पहुंच भी गए तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे? उन लोगों की चीख पुकार को नजरअंदाज करते हुए मैं पापा को खींचकर तेजी से वहां से निकल गया। लिन तोंग और लियू मैंगचान के कमरे के पास से गुजरते हुए मैंने दरवाजा पीट रहे ज़ॉम्बी को साफ कर दिया और एक ही डंडे से दरवाजा तोड़कर उन दोनों को बाहर निकाल लाया। मुझे वापस आया देख वे दोनों फौरन इज्जत से बोले, मालिक। ये देखकर मेरे पापा आओ हाय हैरान रह गए। उन्होंने यकीन न करते हुए मेरी तरफ देखा। एक मजबूत हट्टा कट्टा आदमी और एक बेहद खूबसूरत लड़की, ऐसे लोग मेरे बेटे की इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं? वो खूबसूरत लड़की मेरे बेटे को मालिक कह रही है। हे भगवान, क्या मेरा बेटा मेरी पीठ पीछे इतना कुछ कर रहा है? 2 जन्मों का तजुर्बा होने के बावजूद मेरा चेहरा भी इस वक्त गर्म हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने शांत रहने का नाटक किया। ये रास्ते में मिले 2 चेले हैं, लेकिन आओ हाय की आंखों में साफ साफ अविश्वास था। उनका चेहरा कह रहा था, तुम जरूर सच नहीं बोल रहे हो। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने भी और कुछ समझाने का इरादा छोड़ दिया और उन्हें बड़े ट्रक के पास ले गया। पापा को आगे पैसेंजर सीट पर बिठाने के बाद मैंने लियू मैंगचान को वापस पीछे के डिब्बे में भेज दिया। घर पहुंचने पर मेरी बहन आओ चिंग लियू मैंगचान को हैरान होकर देखने लगी। कितनी खूबसूरत औरत है, और इसने अभी अभी भैया को, क्या मालिक,
ओहो भैया बाहर क्या क्या करते फिर रहे हैं, और इनकी हिम्मत तो देखो, इस औरत को घर भी ले आए, और वो हट्टा कट्टा आदमी भी। अगर वो कहे कि वो स्पेशल फोर्स से है तो मैं मान भी लूंगी। खैर चूंकि वो भैया को बॉस बुलाती है, इस वक्त लियू मेंगचान एक काबिल नौकरानी जैसी लग रही थी। अपने दोनों हाथों को पेट के निचले हिस्से पर रखकर वो चुपचाप मेरे पीछे खड़ी थी। लिन तोंग साफ तौर पर थोड़ा घबराया हुआ था। भले ही वो खुले मिजाज का है, लेकिन ये उसके बॉस का परिवार था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ कैसे बर्ताव करे। आखिर में मेरी माँ लियू यून ने ही पहल की और कहा, सब भूखे होंगे है ना, आओ खाना खा लो। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा वापस आने वाला है तो वो सोई नहीं और पूरी रात खाना बनाती रही, सिर्फ इसलिए ताकि उनका बेटा और पति गर्मा गर्म खाना खा सके। बस उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बेटा अपने साथ 2 और लोगों को ले आएगा। इस वजह से खाना थोड़ा कम पड़ गया, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैंने पहले से ही बहुत सारे डिब्बाबंद खाने का इंतजाम कर रखा था। मैंने कुछ डिब्बे खोले और एक बड़ी दावत तैयार हो गई। लिन तोंग और लियू मेंगचान को झिझकते हुए एक तरफ खड़ा देख मैंने फौरन उन्हें साथ में खाने के लिए बुलाया। लिन तोंग आगे बढ़ने ही वाला था कि लियू मेंगचान ने कहा, हमें बस कुछ डिब्बे दे दीजिए, वही काफी है। मैं मालिक के साथ एक ही मेज पर खाना नहीं खा सकती। जैसे ही उसने ये कहा, वहाँ मौजूद हर कोई एक एक करके हैरान रह गया। आओ चिंग शक भरी नजरों से उन दोनों के चेहरों को घूरने लगी। मैं समझ गई, इसी को तो फ्लिर्टिंग कहते हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसके माथे पर एक चुटकी मारी जिससे उसे दर्द हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने मेरी बाह पकड़कर काटना शुरू कर दिया। रात के खाने के बाद मैंने अपने बैग से डेविल फ्रूट्स निकाले। मेरे पास यहाँ 2 और डेविल फ्रूट्स हैं। एक है रंबल रंबल फ्रूट, दूसरा वाला ठीक ठीक क्या है मुझे नहीं पता। तुम लोग इन्हें खा लो। लिन तोंग और लियू मेंगचान दोनों हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास 2 और होंगे। उनकी आंखों में गहरी चाहत दिखाई दे रही थी। आओ चिंग ने बड़ी उत्सुकता से दोनों फलों को उठाकर उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। फिर उसने वो जादुई फल मम्मी पापा को देखने के लिए दिए। हालांकि पापा आओ हाय ने उन्हें देखने के बाद मुझे वापस कर दिया। एक आओ चिंग को दे दो, हम अब बूढ़े हो गए हैं, इसे खाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। हाँ तुम हमारी रक्षा के लिए हो ना, हम इसी में बहुत खुश हैं। इतनी कीमती चीज, इसे तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे ज्यादा काम आएगी। मेरे पास पहले से ही ब्लू ड्रैगन फ्रूट है। भविष्य में मेरी ताकत जरूर बहुत तेजी से बढ़ेगी। अगर आप लोग ये फल खा लेंगे तो आप भी तेजी से ज़ॉम्बीज़ को मार पाएंगे और फिर हॉकी की ट्रेनिंग का तरीका ले पाएंगे। इस तबाह दुनिया में जिंदा रहने के लिए यही सब जरूरी है। लेकिन इतनी देर तक समझाने के बाद भी मम्मी पापा दोनों ने फिर भी मना कर दिया। मैं बहुत लाचार महसूस कर रहा था। मैं आओ चिंग की तरफ मुड़ा। तुम एक चुन लो। आओ चिंग काफी देर से बड़ी उम्मीद से देख रही थी। जब उसने देखा कि आखिरकार उसकी बारी आ गई है तो वो तुरंत उत्साहित हो गई। उसने दोनों फल उठाकर कभी दाएं देखा तो कभी बाएं, लेकिन काफी देर सोचने के बाद उसने रंबल रंबल फ्रूट मुझे वापस कर दिया। तुम रंबल रंबल फ्रूट नहीं खाओगी, ये तो लोगिया टाइप की ताकत है जिससे तुम एक तत्व बन सकती हो। शुरुआत में तो ये तुम्हें अजेय बना देगी, और किसे पता कि उस दूसरे वाले में कौन सी ताकत होगी। गॉड गिवन स्पेस में कैंटामोनिक पोशन डेविल फ्रूट के साइड इफेक्ट्स को खत्म कर सकता है और इंसान को एक और फल खाने की ताकत दे सकता है। भाई तुम अब इतने ताकतवर हो, तुम्हें वो डेमोनिक पोशन जरूर मिल जाएगा। ये रंबल रंबल फ्रूट तुम्हारे लिए एकदम सही है। मैं ये वाला खा लूंगी। ठीक है, फिर मैं पहले इसकी जांच कर लेता हूँ। अगर इसकी ताकत अच्छी हुई तो तुम इसे खा लेना। फल की जांच करने की शक्ति 1000 पॉइंट्स के बाद ही मिलती है। ये एक ऐसी परमिशन है जो तब खुलती है। आओ चिंग के पास अभी 0 पॉइंट्स हैं। उसे इस बारे में कैसे पता होगा। मैंने स्कूल से घर तक के रास्ते में और फिर सेंट्रल हॉस्पिटल के दरवाजे पर भी कई ज़ॉम्बीज़ को मारा। मैंने 1000 से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को मार डाला है, जिससे मैं ठीक एक बार जांच कर सकता हूँ। नहीं, 1000 पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। इतना कहकर उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया और सीधे उस सुनहरे मक्के जैसे फल को उठाकर एक ही बार में अपने मुंह में डाल लिया और एक ही घूंट में उसे निगल गई। ये देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आओ चिंग इसे सीधे खा लेगी। अगर ये फल बहुत कमजोर निकला तो पछताने का भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आओ चिंग फल का एक टुकड़ा निगल चुकी थी। अब जो हो गया सो हो गया। मैं बस यही दुआ कर सकता था कि इस फल की ताकत अच्छी हो। वहाँ मौजूद सभी लोग फल निगलने वाली आओ चिंग को बड़ी ध्यान से देख रहे थे और उसके शरीर में हो रहे बदलावों पर नजर रख रहे थे। आओ चिंग खुद भी बहुत घबराहट के साथ अपने शरीर के अंदर उस जादुई ऊर्जा को महसूस कर रही थी। जल्द ही वो ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे और फिर उसका पूरा शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा।
वो हथेली के बराबर सफेद बालों और सुनहरी धारियों वाले एक छोटे से चूहे में बदल गई। ये तो जोन टाइप है। सभी लोग तुरंत समझ गए कि ये किस तरह का फल है, लेकिन ये छोटा चूहा बहुत असाधारण लग रहा था। ये शायद कोई आम नस्ल का नहीं है। भाई, तुम कितने बड़े लग रहे हो। तुम किस टाइप की हो? नॉर्मल जोन, एंशिएंट जोन या फिर मिथिकल जोन? मिथिकल जोन शब्द सुनते ही मैं एकदम खुश हो गया। लगता है मेरी बहन ने गलत दांव नहीं लगाया। मिथिकल जोन के पास खास ताकतें होती हैं। तुम्हारी ताकत क्या है? देखो। इतना कहकर आओ चिंग का शरीर नीचे की ओर धंस गया। वो सीधे फर्श के बीच की जगह में घुस गई और जमीन पर कोई भी उभार या नुकसान नहीं हुआ। जल्द ही वो छोटा चूहा मेरे पीछे से निकला और अपने इंसान जानवर वाले रूप में बदल गया। मैं अब आप सबको अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का परिचय देती हूँ। मेरे फल का नाम जोन टाइप का चूहा फल है। माइथिकल जोन ट्रेजर रेड फॉर्म। इसकी 3 शक्तियाँ हैं, जिनमें से पहली है हर तरह की मिट्टी और पत्थर की रुकावटों के आर पार जाना, जैसे जमीन या दीवारों के आर पार जाना। मेरे लिए ये पानी के पर्दे से गुजरने जैसा है। दूसरी, मेरे पास एक अलग ट्रेजर स्पेस है, जिसमें मैं बेजान चीजें स्टोर कर सकती हूँ। ये कहते हुए आओ चिंग ने कोने से एक मॉप उठाया और उसे अपनी छाती में घुसाने लगी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस लंबी और मोटी चीज को उसकी छाती में जाते देख उसकी माँ लियू युन ने तो अपना सिर बेटी के सीने से लगा दिया और अपना हाथ अंदर डालकर महसूस भी किया। फिर आओ चिंग ने वापस अपनी छाती में हाथ डाला और उस लंबे और मोटे मॉप को बाहर निकाल लिया। तुम्हारी यह स्पेस कितनी बड़ी है? मेरा ध्यान इसी जरूरी सवाल पर था। जहाँ तक मुझे पता है, पहले डिवाइन गिफ्ट के दौरान कोई स्टोरेज इक्विपमेंट नहीं था। भविष्य में होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आओ चिंग की यह शक्ति, अगर उसकी स्पेस काफी बड़ी हो तो वो बिना खोने के डर के बहुत सारा सामान ले जा सकती है। भी तो बस 10 क्यूबिक मीटर है, लेकिन जैसे जैसे फल डेवलप होगा ये स्पेस धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरी एक और शक्ति है। मैं और भी हैरान हो गया। जमीन और दीवारों के आर पार जाना और साथ में एक पर्सनल स्पेस, ये तो पहले से ही किसी डिवाइन स्किल से कम नहीं था। उसके पास और भी शक्तियाँ थीं। धत तेरी की, ये सुनकर मेरे मुंह से लगभग गाली निकल ही गई थी। दीवारों के आर पार जाना, स्पेस और खजाना खोजना। अचानक मुझे अपना एजियो ड्रैगन भी उतना खास नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा एजियो ड्रैगन की शक्तियाँ भी बहुत हैं। सबसे पहले एक ही समय में हवा और आग को कंट्रोल करने की शक्ति और बिजली, इन 3 नेचुरल एलिमेंट्स को। दूसरा, धुएं और बादलों को पकड़कर उड़ने की शक्ति। और आखिर में दूसरी सोइन टाइप से कहीं ज्यादा ताकत, डिफेंस, स्पीड और रिकवरी पावर का बोनस। दोनों की तुलना करें तो एजियो ड्रैगन लड़ाई में बेहतर है, जबकि ट्रेजर रैट लड़ाई के बाहर सपोर्ट एबिलिटीज पर ज्यादा फोकस करता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। आओ चिंग की आवाज अचानक थोड़ी उदास हो गई। दूसरी सोइन टाइप से अलग, जब मैं बीस्ट फॉर्म में जाती हूँ तो मेरी ताकत और डिफेंस लगभग 0 हो जाता है। मुझ में लड़ने की कोई ताकत नहीं बचती। और जब मैं ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में जाती हूँ तब भी मुझे ताकत और डिफेंस का कोई बोनस नहीं मिलता। मैं बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही रहती हूँ, लेकिन मेरी स्पीड बहुत तेज है। मेरा अंदाजा है कि स्पीड का बोनस दूसरे माइथिकल जोन टाइप से कम 2 गुना है। आखिरी बात कहते हुए आओ चिंग काफी गर्व महसूस कर रही थी। ये सच है कि यह लड़ाई के लिए बना शैतानी फल नहीं है, लेकिन इसका काम शायद एजियो ड्रैगन से भी बड़ा है। खजाना खोजना। इस समय में खजाना किसे माना जाएगा? बिना सोचे ही इसका एक ही जवाब है, शैतानी फल। बेशक ये पूरी तरह से सच नहीं है। भविष्य में सीक्रेट रेल्म भी खुलेंगे। आओ चिंग की यह शक्ति हमें उन सीक्रेट रेल्म में भी ज्यादा फायदा दिलाएगी। हाँ, ये रंबल फल अपने ट्रेजर स्पेस में रख लो, बस वही ये सुरक्षित रहेगा। रंबल फल की शक्तियाँ देखने के बाद मैंने वो फल उसे दे दिया और अपने पॉइंट्स उन्हें दे दिए। हर किसी ने 30 कमाए, ताकि वे तीनों तरह की हॉकी की ट्रेनिंग का तरीका एक्सचेंज कर सके। अगर फल न भी हो तो भी जब तक हॉकी को उसकी लिमिट तक ट्रेन किया जाए, कोई भी ताकतवर बन सकता है। यहाँ तक कि अगर फल हो भी लेकिन हॉकी अच्छी न हो तो इस दुनिया के अंत में वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैंने डिवाइन स्पेस से उन सबके लिए एक नॉर्मल मिलिट्री नाइफ एक्सचेंज किया। फिर मैं सबको लेकर घर से बाहर निकला। नीचे अभी भी अनगिनत ज़ॉम्बी लगातार घूम रहे थे। मॉडल, मैं ड्रैगन मैन में बदल गया और अपनी लाठी से एक ज़ॉम्बी को गिरा दिया, जिससे वो हिलने डुलने लायक नहीं रहा। पापा, आप इस चाकू से इसे खत्म कर दो। आओ हाय थोड़ा हिचकिचाया। भले ही सामने वाला एक ज़ॉम्बी है, लेकिन मरने से पहले वो एक इंसान था। वो ये काम नहीं कर पा रहा था। भाई, मुझे करने दो, मैं पापा को करके दिखाती हूँ। ये कहकर उसने अपने हाथ से लंबी तलवार निकाली। एक ही वार में उस ज़ॉम्बी को मार डाला। एक तीखी बदबू फैल गई
आओ हाय ने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उसे डर नहीं लगा। मैंने फिर से वैसा ही किया, एक ज़ॉम्बी को काबू किया। इस बार लियू मेंगचियान ने खुद आगे बढ़कर उसे खत्म करने को कहा। 2 जवान लड़कियों के दिखाने के बाद आखिरकार आओ हाय खुद ये कर पाए। फिर माँ लियू युन ने भी एक ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। और जहाँ तक लिन कुई की बात है, वो अकेले ही एक ज़ॉम्बी से निपट सकता था। एक कॉम्बैट कोच होने के नाते उसकी लड़ने की क्षमता मेरे परिवार वालों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अब उनके पास हाकी की ट्रेनिंग का तरीका था और आर्मामेंट हाकी की ट्रेनिंग शरीर को जीसिया तक तोड़ने और लगातार लड़ने पर निर्भर करती है। पापा, आप लोग पहले घर के पास प्रैक्टिस करो, मैं दूर जाकर ज़ॉम्बियों को साफ करता हूँ। लड़ाई में शरीर को तपाना ही मजबूत बनने का मूल आधार है। ज़ॉम्बियों से लड़ने से शरीर को ट्रेन करने के अलावा पॉइंट्स भी मिलते हैं। यह इस दुनिया के अंत में चलने वाली करेंसी है। इससे न केवल भगवान की दी हुई जगह से चीजें बदली जा सकती हैं, बल्कि दूसरे लोगों के साथ व्यापार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले वाला पैसों का सिस्टम खत्म हो चुका है। मुझे जाता देख आओ छिंग ने जल्दी से मेरी बाह पकड़ ली और मिन्नत की, भाई मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, घर के पास वाले ज़ॉम्बियों को तो मैं साफ कर दूंगा। तुम लोग थक जाओगे तो घर जाकर आराम भी कर सकते हो। मेरे साथ दूर जाना बहुत खतरनाक है और तुम्हारे फ्रूट की लड़ने की क्षमता भी ज्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई खजाना है। मैं तुम्हें खजाना खोजने ले जा सकती हूँ। ये सुनकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। खजाना? आओ छिंग की बात ने मुझे चौंका दिया। अब डेविल फ्रूट्स के अलावा और क्या खजाना हो सकता है? ठीक है, तुम मेरे साथ ही रहना, अकेले इधर उधर मत भागना। इसके बाद मैंने लिन कुई को एक हिदायत दी और आओ छिंग को लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर निकल पड़ा। हम दोनों इंसान जानवर के रूप में थे। ट्रेजर रैट की रफ्तार ने मुझे हैरान कर दिया। अपनी रफ्तार और जमीन में घुसने की चमत्कारी क्षमता के दम पर वे ज़ॉम्बी आओ छिंग को छू भी नहीं पा रहे थे। हालांकि आओ छिंग की खुद की हमला करने की ताकत कुछ खास नहीं थी, लेकिन वो चकमा देकर लड़ने के तरीके से ज़ॉम्बियों को खत्म कर सकती थी। जब मैंने एक और ज़ॉम्बी को अपनी लाठी से मारकर गिरा दिया, आओ छिंग ने भी कामयाबी से एक ज़ॉम्बी का सिर काट दिया। लेकिन अपनी ताकत का बार बार इस्तेमाल करने से वो हाँफ रही थी, फिर भी खुशी खुशी मुझे दिखावा कर रही थी। उस लड़की के चेहरे पर जल्दी मेरी तारीफ करो वाले भाव देखकर मैं मुस्कुरा दिया। मेरी छिंग छिंग वाकई बहुत मजबूत है। मेरी तारीफ सुनकर उस लड़की की खूबसूरत आंखें चांद की तरह मुड़ गईं और उसके गालों पर छोटे छोटे डिम्पल पड़ गए। लेकिन लड़ाई में कोई इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है? एक ज़ॉम्बी पीछे से झपटा। वो आओ छिंग पर हमला करना चाहता था। उसने तुरंत जमीन में घुसकर भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत खर्च हो जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। ज़ॉम्बी करीब आता जा रहा था। एंड मौके पर मैंने अपनी लाठी से उस ज़ॉम्बी को दूर उड़ा दिया। आओ छिंग जोर जोर से हाँफ रही थी। उसने न तो मेरी तरह 1 महीने तक जी तोड़ मेहनत की थी और न ही उसके पास हाकी जीनियस जैसा टैलेंट था। मेरे पॉइंट्स की मदद से उसे सिर्फ हाकी की प्रैक्टिस करने की योग्यता मिली थी। उसने अभी तक हाकी को जगाया नहीं था। ट्रेजर रैट से स्टेमिना में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती। अब तक लड़ पाना ये पहले से ही उसकी रोज की कसरत का नतीजा था। रास्ता बताओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। माओ चिंग ने अपनी लंबी तलवार खजाने वाली जगह में डाल दी। वो जानवर के रूप में बदलकर मेरे कंधे पर कूद गया, हथेली के बराबर एक छोटा चूहा। वो मेरे ड्रैगन की खाल से ढके गालों से खुद को रगड़ने लगा। मैं सीधे ड्रैगन बन गया। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ पूरे आसमान में गूंज उठी, जिसने रिहायशी इमारतों में छिपे अनगिनत लोगों को चौंका दिया। उन्होंने एक एक करके अपने सिर बाहर निकाले और देखा कि एक हरा ड्रैगन बादलों पर कदम रखते हुए सीधा ऊपर उड़ रहा है। वो बादलों में घुस गया। महान नीला ड्रैगन हमारे मुंह शहर में आ गया है। क्या वो मुंह शहर के ज़ॉम्बीज को साफ कर पाएगा? किसी और ने नीले ड्रैगन के उड़ने का सीन भी रिकॉर्ड कर लिया। क्या ये कोई चमत्कार है? इसे दैवीय स्पेस के कम्युनिकेशन चैनल पर अपलोड कर दिया गया। ये डरपोक, वे ज़ॉम्बीज से लड़ने की हिम्मत नहीं करते। वे सिर्फ अपने घरों में छिपकर दैवीय स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया भर के लोगों से बातचीत करने के लिए मैं ऊपर आसमान में चला गया। आओ चिंग की बताई हुई दिशा में जाकर मैं जल्द ही उस जगह पहुंच गया जहां उसने खजाना होने की बात कही थी। खजाने खोजने वाले चूहे के रूप में आओ चिंग अपनी छोटी नाक से जोर जोर से सूंघ रहा था। खजाने के जितना करीब, उसकी भावना उतनी ही तेज होती जा रही थी। उस जंगल में है। आसमान से जमीन पर उतरने के बाद हम फिर से इंसान जानवर के रूप में बदल गए। हम दोनों तेजी से जंगल की ओर भागे। यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे, ज़ॉम्बी भी बहुत कम थे, सिर्फ 2-3 इधर उधर थे। मैंने उन्हें जल्द ही आसानी से निपटा दिया। अचानक आओ चिंग चिल्लाया। एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे एक घटिया दिखने वाला आदमी था। वो अपने हाथों में एक लाल दिल के आकार का फल पकड़े हुए था।
इस समय वो बेहद उत्साहित था। वो अभी अभी शहर से भागकर आया था। सोचा था कि किसी सुनसान बाहरी इलाके में छिप जाएगा। किसे पता था कि इस जंगल में उसे असल में एक डेविल फ्रूट मिल जाएगा। वो वन पीस का फैन नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि यह कौन सा फल है। लेकिन डेवियस स्पेस के फोरम से उसे पता था कि चाहे ये कुछ भी हो, यह एक बहुत बड़ा खजाना है। हाँ, यह अपार दौलत अब मुझ वांग डेफा को मिलने वाली है। ये कहते हुए उसने अपने पीले दांतों से भरा मुंह खोला और उसे काटने ही वाला था। मैं और आओ चिंग दोनों का चेहरा बदल गया। देर हो चुकी थी। मैंने सीधे एक गर्म सांस छोड़ी। इसके बाद मैं और आओ चिंग तेजी से उधर भागे और देखा कि राख के बीच डेविल फ्रूट सुरक्षित था। मैंने जल्दी से उसे उठा लिया। एक बार प्रलय का अनुभव कर चुका था मैं। मेरे अंदर अब तथाकथित दया जैसी कोई चीज नहीं बची थी। दूसरी ओर आओ चिंग को थोड़ा बुरा लग रहा था। यह उस शिक्षा के अनुरूप नहीं था जो उसे हमेशा से मिली थी। शक्तिशाली का नियम ही सिद्धांत है। अगर मेरे पास इस तरह की ताकत नहीं होती और डेविल फ्रूट हासिल कर लेता तो पकड़े जाने पर मेरा भी यही हश्र होता। आओ चिंग ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि प्रलय का ये सिर्फ दूसरा दिन था, लेकिन डेवियस स्पेस के फोरम से उसने इंसानियत की बदसूरती भी देख ली थी। हालांकि वो ये बात समझ गया था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। उसने मेरी बांह कसकर पकड़ ली और मेरे साथ इस फल को देखने लगा। लाल दिल के आकार का फल जिस पर काले गुंगराले पैटर्न थे। वन पीस के पुराने फैन होने के नाते हम दोनों ने इस फल को पहचान लिया। यह वन पीस की दुनिया का सबसे महंगा फल है। नीका फ्रूट की तरह ही इसकी कीमत 5 अरब बेली है। यह ओपे ओपे फ्रूट है। मेरे पिछले जन्म में जिसने ओपे ओपे फ्रूट हासिल किया था वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन ये घटिया आदमी मेरी यादों में बसे उस शक्तिशाली व्यक्ति से जरा भी नहीं मिलता था। शायद इस घटिया आदमी ने फल खा लिया होगा और फिर ओपे ओपे फ्रूट फिर से कहीं और पैदा हो गया होगा, दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में, और उसे असली शक्तिशाली व्यक्ति ने खा लिया होगा। प्रलय में डेविल फ्रूट्स मांगा की तरह ही हैं। जब तक यूजर मरता है फल फिर से कहीं भी पैदा हो जाएगा। इसलिए बाद के चरणों में कुछ ताकतवर लड़ाके कमजोर काबिलियत वालों का शिकार भी करते हैं ताकि वो ताज़ा मिला फल खुद हासिल कर सके। लेकिन कामयाबी की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि फल कहाँ मिलेगा। ये ऑपरेशन फ्रूट पापा को दिया जा सकता है, उन्हें ये फल जरूर पसंद आएगा। आओ हाओ ने तुरंत ऑपरेशन फ्रूट के लिए सबसे अच्छी जगह के बारे में सोच लिया। उसके पिता आओ हाई एक सर्जन हैं, उन्हें इसमें जरूर दिलचस्पी होगी। खजाना हाथ लगते ही मैं फिर से एक नीले ड्रैगन में बदल गया और जियो किंग को अपनी पीठ पर बिठाकर तेजी से घर लौट आया। वहीं मेरे माता पिता थकान की वजह से पहले ही घर जाकर आराम कर रहे थे। लियू मैंगशियान बड़े ध्यान से उन दोनों की सेवा कर रही थी, जिससे उन्हें काफी आराम मिल रहा था। वहीं लिन कुई अभी भी नीचे अकेले लड़ रहा था। वो जानता था कि सिर्फ मुझ पर निर्भर रहना काफी नहीं है। अगर भविष्य में उसे अहमियत चाहिए तो उसके पास भी काफी ताकत होनी चाहिए। इस वक्त नीचे कई लोग ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार गॉड गिवन स्पेस में मिलने वाली चीजें बहुत ज्यादा आकर्षक थी, लेकिन सबसे सस्ती थरी कलर डोमिनेटिंग बॉडी ट्रेनिंग मेथड भी। हर एक के लिए 10 पॉइंट्स की जरूरत थी, यानी पूरे 10 ज़ॉम्बीज को मारना पड़ता। उन्होंने चाकू, बेलचे, लकड़ी के डंडे और घर में मौजूद हर तरह के हथियार निकाल लिए और ज़ॉम्बीज से लड़ने की कोशिश की। लेकिन ज़ॉम्बीज की ताकत, रफ्तार और बचाव करने की क्षमता उन सबसे कहीं ज्यादा थी। बार बार कोई न कोई ज़ॉम्बी के हमले का शिकार हो रहा था या पकड़े जाने के बाद इन्फेक्ट होकर नया ज़ॉम्बी बन रहा था। मुझे वापस आते देख लिन कुई ने मेरे जाने के बाद की सारी स्थिति मुझे फौरन बताई। बहुत मेहनत की तुमने, अगर थक गए हो तो जाकर आराम करो। मैं लिन कुई के प्रदर्शन से बहुत खुश हूँ। इस तरह मेहनत करने और जान लगाकर लड़ने का जज्बा इस तबाह दुनिया में जिंदा रहने की गारंटी है। मेरे दिए गए पॉइंट से थरी कलर डोमिनेटिंग बॉडी ट्रेनिंग मेथड खरीदने के बाद, हालांकि उसने अभी तक डोमिनेटिंग बॉडी को हासिल नहीं किया है। नहीं, मुझे अभी और लड़ना है। लेकिन लिन कुई साफ महसूस कर सकता था कि उसकी हर लड़ाई उसके शरीर को थोड़ा बेहतर बना रही थी। वो एक फाइटिंग कोच था। उसने अपने शरीर को चरम सीमा तक विकसित कर लिया था। उसे अपनी ताकत बढ़ने की ऐसी खुशी बहुत लंबे समय से महसूस नहीं हुई थी, इसलिए वो मेरे दिए इस मौके की बहुत कद्र कर रहा था। अगर मैं न होता तो भले ही उसे 10 ज़ॉम्बीज को मारने का यकीन था, लेकिन इसमें कम से कम 5 दिन तो लग ही जाते। ठीक है, अपनी ताकत के हिसाब से ही काम करना, खुद पर ज्यादा जोर मत डालना। उसके बाद मैं आओ किंग को लेकर ऊपर गया। दरवाजे में घुसते ही मैंने देखा कि लियू मैंगकियान माँ लियू यून के पैर दबा रही थी। हालांकि मेरे माता पिता की सेहत अच्छी थी, लेकिन उम्र तो हो ही गई है और इतनी भयानक लड़ाई के बाद उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। भले ही लियू मैंगकियान की तकनीक पेशेवर नहीं थी,
लेकिन किसी के दबाने से काफी आराम मिल रहा था। मालिक, मुझे दरवाजे में आते देख लियू मैंकियान ने तुरंत अदब से मालिक कहा। ये लड़की वाकई समझदार है। मुझे लगता है कि मेरा अंदाजा सही था। लिन कुई और लियू मैंकियान, इन दोनों को तैयार करने का फायदा है। कमरे में आते ही आओ किंग ने तुरंत मेरी बाह छोड़ दी और उछलकर पापा के पास चली गई। ये कहते हुए उसने दिखावा करते हुए अपने सीने से ऑपरेशन फ्रूट निकाला और उसे आओ हाई के सामने रख दिया। परमेशिया टाइप का ऑपरेशन फ्रूट है ये। पापा, आप एक डॉक्टर हैं, आपको इसकी काबिलियत जरूर पसंद आएगी। जिस पल उसने ऑपरेशन फ्रूट को देखा, लियू मैंकियान का दिल कांप गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और मेहनत से लियू यून के पैर दबाती रही। बस उसके दिल में एक भूचाल आ गया था और उसे अपने फैसले पर और भी ज्यादा खुशी हो रही थी। आओ हाई ज्यादा उत्साहित नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने वन पीस नहीं देखा था मॉडल। अपनी बेटी के हाथ से ऑपरेशन फ्रूट लेकर उन्होंने हैरानी से उसे देखा। ऑपरेशन फ्रूट खाने के बाद क्या मैं सर्जरी कर सकता हूँ? लेकिन मुझे तो सर्जरी करनी आती है। क्या यह मुझे और भी ज्यादा बारीकी से सर्जरी करने में मदद करेगा? ऑपरेशन फ्रूट एक स्पेस बना सकता है। इस घेरे के अंदर आप किसी भी चीज को काट सकते हैं और आप यहाँ टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। आओ चिंग का समझाने का तरीका थोड़ा गड़बड़ था। ये देखकर कि पापा अभी भी ठीक से नहीं समझ पाए हैं, उसने ऑपरेशन फ्रूट का एक वीडियो ढूंढ निकाला और उसकी सारी काबिलियत पापा को दिखाई। आओ हाई और भी ज्यादा हैरान हो गए। डेविल फ्रूट वाकई में कमाल के होते हैं। बस पापा अब बूढ़े हो गए हैं। ये फ्रूट तुम दोनों भाई बहन अपने पास ही रखो। जब तुम और माँ ताकतवर हो जाओगे तो मैं भी सुकून से अपने काम कर सकूंगा, वरना मुझे हमेशा घर की चिंता लगी रहेगी। मैंने जानबूझकर ऐसा कहा। ये सुनने के बाद आओ हाई वाकई में मान गए। माता पिता होने के नाते वो अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते। पापा के एक बाइट लेते ही एक गंदा सा स्वाद उनके मुंह में फैल गया। उन्हें मुंह बनाते देख आओ चिंग ने जल्दी से समझाया, सारे डेविल फ्रूट्स का स्वाद बहुत खराब होता है। इसे बिल्कुल भी थूकना मत, चबाना मत, सीधे निगल जाओ। बस एक बाइट ही काफी है। जल्दी से अपने अंदर डेविल फ्रूट की ताकत को महसूस कीजिए। देखिए कि आप उसे इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। आओ हाई ने वैसा ही किया। अपने अंदर की ताकत के इशारे पर उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाकर दबाया। एक पारदर्शी घेरा उनके चारों ओर बन गया। उन्होंने पास में रखे पोछे पर एक नजर डाली और सोचते ही उन्होंने पोछे से अपनी जगह बदल ली। ये देखकर मैं और आओ चिंग दोनों बहुत खुश हुए। अब हर चीज को काटने की काबिलियत आजमाइए। आओ हाई ने ज़ॉम्बीज को काटने के लिए पास में रखी मिलिट्री नाइफ निकाल ली। उन्होंने मेज पर वार किया। मेज कागज की तरह एक ही झटके में 2 टुकड़ों में कट गई। आओ चिंग उत्साह से अपने पापा के सामने कूदी और उनसे खुद को काटने के लिए कहा। आओ हाई अवाक रह गए। हालांकि वो अपनी बेटी से ऑपरेशन फ्रूट की काबिलियत के बारे में सुन चुके थे, लेकिन खुद को कटवाने की बात सुनकर उन्हें फिर भी अजीब लग रहा था। ये ठीक नहीं है। पापा का कंट्रोल अभी उतना अच्छा नहीं है। कहीं तुम्हें चोट लग गई तो? आओ चिंग ने एक न सुनी, पर चाहे उसने कितनी भी मिन्नतें की, आओ हाई उसे काटने को तैयार नहीं थे। मुझे लगता है कि हमें कहीं और जाकर कोशिश करनी चाहिए और डेविल फ्रूट्स ढूंढकर हम सिटी पर राज कर सकते हैं। बहन सही कह रही है, उनके पास ये काबिलियत है। अगर हम सिर्फ लोअर सिटी में ही रहे तो यह वाकई में बहुत बड़ी बर्बादी होगी। आओ चिंग के प्रस्ताव से मेरा मन ललचा गया। अभी बहुत सारे डेविल फ्रूट्स की खोज नहीं हुई है, या फिर किसी काबिलियत वाले के मरने के बाद उसका फ्रूट फिर से कहीं और पैदा हो जाता है और उसे अभी तक किसी और ने हासिल नहीं किया है। अगर मैं इस मौके का फायदा उठाऊं और आओ चिंग की फ्रूट की काबिलियत का इस्तेमाल करके और भी डेविल फ्रूट्स इकट्ठा करूं, तो न सिर्फ मेरे परिवार की ताकत बढ़ेगी, बल्कि यह एक बहुत ही कीमती रिसोर्स भी होगा। भविष्य में जब लोग इस तबाह हो चुकी दुनिया के आदी हो जाएंगे और इस कयामत में अपने पैर जमा लेंगे, तो बड़ी बड़ी ताकतें भी एक एक करके सामने आएंगी। हालांकि मैं ताकतवर हूँ, लेकिन मुझमें अभी पूरी दुनिया को रौंदने की ताकत नहीं है। इन फ्रूट्स का इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए किया जा सकता है, अपनी सबसे जरूरी चीजें पाने के लिए, या फिर ताकतवर लोगों को अपनी तरफ करने के लिए, ताकि वो मेरे लिए काम करें। लेकिन मेरे परिवार की सुरक्षा, मुझे हमेशा उसकी चिंता रहती है। शाओ हाओ, चिंता मत करो। अब पापा के पास भी डेविल फ्रूट की काबिलियत है और मिस लियू और लिन की मदद भी तो है। पापा तुम्हारी माँ की रक्षा करेंगे। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। तुम लोग बेफिक्र होकर वो करो जो तुम्हें करना है। तुम्हारी इस मदद से हम इस कयामत की दुनिया में जी सकते हैं। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हम अपने माँ पापा का अच्छे से ध्यान रखेंगे। मुझे काफी तसल्ली हुई। मैंने जिन 2 लोगों को चुना है वे अच्छे हैं। तो फिर मैं अपने माँ पापा को तुम लोगों के हवाले करता हूँ। मैं तुम दोनों को 400 पॉइंट्स और देता हूँ, ताकि तुम्हारी ताकत और तेजी से बढ़े। जब बहन का सुझाव मान लिया गया है तो उसे जल्द से जल्द लागू करना होगा।
उसके बाद मैंने डिवाइन स्पेस के जरिए 10 पॉइंट्स खर्च किए और एक कम्युनिकेशन ग्रुप बनाया और उसमें अपने माता पिता, बहन लिन कुई और लियू मैनकियान सबको जोड़ दिया। इस तरह मैं दूर रहकर भी किसी भी वक्त अपने परिवार से बात कर सकता हूँ और उनके हालात के बारे में जान सकता हूँ। ये सब खत्म करने के बाद मैं एओ किंग के साथ घर से निकल गया और दरवाजे पर खड़े बड़े से ट्रक में बैठकर शहर से बाहर की ओर चल पड़ा। किस दिशा में जाना है ये फैसला तुम पर है। तुम एक ट्रेजर रैट हो। भले ही तुम खजाना महसूस न कर पाओ, लेकिन तुम्हारा अंदाजा काम का होना चाहिए। पश्चिम की ओर प्रोविंशियल कैपिटल चलते हैं। वहाँ आबादी ज्यादा है, शहर बड़ा है, तो डेविल फ्रूट के मिलने की संभावना भी ज्यादा होगी। ट्रेजर रैट के अंदाजे पर भरोसा करके मैं शहर के पश्चिम की ओर गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में हम समय समय पर ट्रक से उतरकर जबरदस्त लड़ाई करते और ताकत खत्म होने पर ट्रक में वापस आ जाते थे। सफर के साथ साथ आराम भी कर रहे थे, लेकिन ये बड़ा ट्रक आखिरकार उतना सुविधाजनक नहीं था। एओ हाओ को लगा कि एक ऑफ रोड गाड़ी की जरूरत है। प्रोविंशियल कैपिटल में घुसने के बाद हम अभी भी पश्चिम की ओर सीधी लाइन में आगे बढ़ते रहे। यहाँ के ज़ॉम्बी वाकई बियानचिंग से 100 गुना ज्यादा थे और यहाँ पर सेना भी संगठित तरीके से ज़ॉम्बीज का सफाया कर रही थी। बंदूकें और तोपें एक साथ गरज रही थी। ज़ॉम्बीज के बड़े झुंड को पीछे धकेला जा रहा था, लेकिन जब तक उनके शरीर का मुख्य हिस्सा तबाह न हो जाए वे फिर भी चलने फिरने में सक्षम थे। और मेरे इस बड़े ट्रक को सेना ने रोक लिया। आगे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में आना मना है। उस दिशा में रातों रात बनाया गया एक शेल्टर है। उसके चारों ओर हमारी सेना तैनात है। वो पूरी तरह से सुरक्षित है। वहाँ समय समय पर खाना और पानी भी दिया जाता है। शुक्रिया। देश वाकई इस तबाही को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अफसोस ये तबाही ऐसी नहीं है जिसका सामना इंसानी सभ्यता कर सके। मैं सैनिक के बताए रास्ते पर शेल्टर की ओर नहीं गया, बल्कि मैंने ट्रक को दूसरी दिशा में मोड़कर यहाँ से बचकर निकलने का फैसला किया। अफसोस अभी हम इन सब चीजों में पड़ने की हालत में नहीं हैं। हम गाड़ी चलाकर वापस उसी मोड़ पर पहुँचे जहाँ से आए थे और उत्तर की ओर लगभग 7-8 किलोमीटर चलने के बाद हम फिर से पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। यह इलाका सेना से घिरा हुआ नहीं था। यहाँ अब भी ज़ॉम्बीज का आतंक था। कभी कभी इमारतों की आड़ लेकर ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए लोग दिख जाते थे। वे अलग अलग तरीकों से ज़ॉम्बीज को मारने के बाद फौरन घरों में वापस चले जाते थे और आराम करने के बाद ज़ॉम्बीज को मारने का मौका ढूंढने के लिए फिर बाहर आते थे। हर कोई इस कयामत की दुनिया में जीने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे एक बेहतर चीज मिल गई थी। ये ऑफ रोड गाड़ी यह आम लोगों के लिए बनी एक बख्तरबंद गाड़ी जैसी थी, बस इसमें पोजिशनिंग सिस्टम की कमी थी। यह मेरी सपनों की गाड़ी थी। एक नौजवान ने मैंशी गाड़ी के दरवाजे में एक छेद कर रखा था और फिर वो गाड़ी के अंदर घुसकर एक लंबा भाला बाहर निकालकर हमला करने वाले ज़ॉम्बीज को मार रहा था। हालांकि सीधे सिर पर मारना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करके वो कुछ ज़ॉम्बीज को मार पा रहा था। मैंने बड़ा ट्रक इस डोंगफेग मैंशी के बगल में रोका और एओ किंग के साथ नीचे कूद गया। ड्रैगन मैन फॉर्म एक्टिवेट हो गया। मेरा भारी और मजबूत बेसबॉल बैट हर तरफ तबाही मचा रहा था। ये बैट बहुत काम का है। मेरे पास एक तेज धार वाली तलवार खरीदने के लिए पॉइंट्स हैं, फिर भी मैं इसी बैट का इस्तेमाल करता हूँ। गाड़ी में छिपा हुआ वो नौजवान अपने बगल में अचानक एक बड़े ट्रक को रुकते देख मेरा दिल धक से रह गया। अरे बाप रे, बॉस चिंगलोंग! क्या बॉस चिंगलोंग मुझे भी लूटने वाले हैं? हाँ। जब वो कुछ भी सोच रहा था तब तक मैंने यहाँ के सारे ज़ॉम्बीज को साफ कर दिया था और गाड़ी की खिड़की का शीशा खटखटाया। बख्तरबंद गाड़ी के अंदर के नौजवान ने सावधानी से दरवाजा खोला। उसे पता था कि अगर ये बॉस चिंगलोंग चाहे तो वो आसानी से उसकी गाड़ी को तबाह कर सकते हैं, इसलिए बेहतर यही था कि चुपचाप उनका साथ दिया जाए। एक ट्रक, आधा ट्रक डीजल। मुझे तुम्हारी ये गाड़ी चाहिए। एक ट्रक और आधे ट्रक डीजल के बदले में मेरी मैंशी ले रहे हैं। मुझे तो लगा था कि वो सीधे लूट लेंगे, सोचा नहीं था कि ये तो बराबर का सौदा होगा। वैसे भी गाड़ी बदलने के बाद ट्रक तो चल नहीं पाएगा, इससे अच्छा है कि इसे सीधे सौदे में इस्तेमाल कर लूं। रही बात डीजल की, तो मैं वो सारा वैसे भी नहीं ले जा सकता। वो बेवकूफ नहीं है, वो जल्दी ही मेरा इरादा समझ गया। ये तो बिना कुछ लगाए सब कुछ पाने वाली बात हो गई। बॉस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे अपने साथ ले चलिए। गाड़ी मैं आपको मुफ्त में दे दूंगा। कयामत में लगभग 2 दिन गुजारने के बाद वो कयामत का खौफ अच्छी तरह समझ गया था। ऐसे में किसी ताकतवर का सहारा नहीं लेगा तो कब लेगा? मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। ये बंदा सच में बहुत बेशर्म है। मुझे और भी काम है, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। एक काम करते हैं, 30 पॉइंट्स तुम्हारे लिए थरी कलर हॉकी ट्रेनिंग मेथड लेने के लिए काफी हैं। बॉस, मुझे साथ ले चलिए ना, मैंने वाइल्डनेस सर्वाइवल सीखा है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे साथ ले चलिए ना।
वो कयामत का दीवाना था। उसने खास तौर पर ये मोटी चादर वाली सिविलियन बख्तरबंद गाड़ी बनवाई थी और जंगल में गुजारा करने का सारा सामान भी तैयार रखा था। देखिए, ये गाड़ी मैंने बनवाई है और वो सारा सामान भी मैंने ही तैयार किया है। मैं सच में बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास और काम है, तुम्हें साथ ले जाना नामुमकिन है, लेकिन मैं तुम्हारे विला के ज़ॉम्बीज़ को साफ करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। 30 पॉइंट से तुम हाकी ट्रेनिंग मेथड ले सकते हो। तुम खुद भी धीरे धीरे ताकतवर बन सकते हो। भले ही तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाकी ट्रेनिंग मेथड ले पाना भी अच्छा है। कम से कम तुम्हारे पास इस कयामत की दुनिया में सच में जिंदा रहने का हौसला तो होगा। मैं और आओ चिंग उस नौजवान को लेकर उसके विला में गए। उसके ज़ॉम्बी बन चुके परिवार वालों और प्यारे कुत्ते को मार डाला। अच्छे से ट्रेनिंग करना, तुम भी इस कयामत की दुनिया के एक ताकतवर इंसान बन सकते हो। बॉस, मेरा नाम लिंग थियेन है। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? अगर मुझे आपको ढूंढना हो तो मैं आपको कहाँ ढूंढूं? मेरे लिए इतना जुनूनी है, लेकिन उसे बताने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ये लड़का वाकई काबिल निकला तो भविष्य में इसे अपने काम पर रखा जा सकता है। मेरा नाम आओ हाओ है। मेरा घर बिएनछिंग में है। अगर तुम पैदल चलकर बिएनछिंग आ सको तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने के बारे में सोचूंगा। आओ हाओ, बिएनछिंग तक पैदल ही तो जाना है। मैं ये जरूर कर सकता हूँ। असल में ज़ॉम्बीज़ को मारना बेकार है। भले ही तुम किसी ज़ॉम्बी का सिर काट दो, इन मरे हुए ज़ॉम्बीज़ को दूसरे ज़ॉम्बीज़ निगल जाएंगे, जिससे उनका इवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। ज़ॉम्बीज़ को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्हें आग से जलाना होगा। उनके शरीर को पूरी तरह नष्ट करना होगा, और जब किसी ज़ॉम्बी के शरीर को जलाया जाता है तो उसके शरीर में जमा जहरीली गैस हवा में फैल जाएगी, जिससे हवा में ज़ॉम्बी वायरस की मात्रा बढ़ जाएगी और कमजोर शरीर वाले इंसानों को संक्रमित करेगी। इतना ही नहीं, ज़ॉम्बी वायरस ज्यादा तापमान में और भी असरदार हो जाता है और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। ये एक दुविधा है। इसका एक ही तरीका है, हाकी की प्रैक्टिस करना। हाकी बॉडी शरीर को ट्रेन करने की एक प्रक्रिया है। अगर शरीर को उसकी आखिरी हद तक ट्रेन कर लो तो ज़ॉम्बी वायरस और ज़ॉम्बीज़ से डर नहीं लगेगा। दूसरे तरीके तो बस नाम के हैं। काश तुम्हारे खजाने की जगह थोड़ी और बड़ी होती, तब हम सारा डीजल साथ ले जा पाते। अभी हमारे पास ईंधन बहुत कम है, हम बस आसपास ही खोद सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहता? चकमक पत्थर की शक्ति को विकसित करना इतना आसान नहीं है। हाँ, और यह जंक फूड कम खाया करो। जब थक जाओ तो भगवान की दी हुई दुकान से एक शुई शुई मीट ले लेना, उससे ताकत अच्छी तरह से वापस आ जाती है। हम्फ। दक्षिण पश्चिम दिशा में किसी खजाने के होने का एहसास हो रहा है। ये सुनते ही मुझ में जोश आ गया। खजाने के बारे में सुनकर मैं तुरंत उत्साहित हो गया और ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए कार से उतरना बंद कर दिया, बल्कि उनसे बचकर निकलने लगा और पूरी रफ्तार से उस दिशा में बढ़ गया जिधर आओ चिंग ने इशारा किया था। जब हम आखिरकार मंजिल के पास पहुँचे तो पता चला कि मामला इतना आसान नहीं है। यह एक फैक्ट्री है और इसके बाहर कटीले तार लगाए गए हैं। ज़ॉम्बीज़ के हमले को रोकने के लिए दरवाजे पर कई छोटी मशीनें और बेकार मेज कुर्सियां जमा की गई हैं। उस रुकावट के पीछे किसी ने फैक्ट्री के औजारों का इस्तेमाल करके कुछ लंबे हैंडल वाले चाकू बनाए हैं, ताकि रुकावटों को तोड़ने की कोशिश करने वाले ज़ॉम्बीज़ को मारा जा सके। फैक्ट्री के अंदर भी बहुत से लोग इधर उधर घूम रहे थे और कमियों को जांचकर ठीक कर रहे थे, ताकि ज़ॉम्बीज़ अंदर न चढ़ पाएं। अगर कोई ज़ॉम्बी कटीले तार पर चढ़ता हुआ दिखाई देता तो तुरंत कोई भाले जैसी लंबी छड़ी लेकर आता, जिसके सिरे पर एक तेज धार वाला ब्लेड वेल्ड किया हुआ था, और उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता। ये जगह साफ तौर पर एक शुरुआती सुरक्षित बेस बन चुकी थी। इससे साबित होता है कि यहाँ के लोग मामूली नहीं हैं। तुम कार में मेरा इंतजार करो, बाहर कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बीज़ हैं। ये तुम्हारे अभ्यास के लिए ठीक नहीं है। भैया, आप सावधान रहना। ये लड़का अपनी जान की परवाह नहीं करता। बस इंतजार करो और देखो कि कैसे इसके टुकड़े टुकड़े होते हैं। हाँ, ये पक्का 3 सेकंड से ज्यादा नहीं बचेगा। आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ मेरी तरफ खींचे चले आए, लेकिन मैंने अभी भी अपना ड्रैगन रूप नहीं लिया, क्योंकि मैं अब कांस्य त्वचा के स्तर पर पहुंच चुका हूँ। मेरा शरीर पहले से ही काफी अच्छा था। ऊपर से 1 महीने की कड़ी मेहनत ने मुझे एक मजबूत आधार दिया है, और मेरे पास अधिनायक प्रतिभा है, जिससे मैं सीधे हाकी को जगा सकता हूँ। साथ ही निष्क्रिय सुधार और सक्रिय अभ्यास की रफ्तार को दोगुना करने का दोहरा असर भी है। मेरी हाकी की प्रगति बहुत तेज है। मैं तबाही के दूसरे ही दिन कांस्य त्वचा के स्तर पर पहुंच गया था। कांस्य त्वचा का मतलब जाहिर है असली त्वचा नहीं है। जैसे तांबे और लोहे से शरीर को बाहर से अंदर की ओर तपाया जाता है, त्वचा शरीर का पहला सुरक्षा कवच होती है। त्वचा को इतना सख्त बना लेना कि शरीर पर होने वाले हमलों के असर को काफी हद तक कम किया जा सके।
और हमला करते समय सहन की जाने वाली जवाबी ताकत को भी। ट्रेनिंग के दौरान शरीर में ये पहला बड़ा बदलाव होता है। ताकत, रक्षा, रफ्तार, ठीक होने की क्षमता, सब कुछ पूरी तरह से बढ़ जाता है। नीला ड्रैगन फल, भले ही मैं ड्रैगन रूप न लूं, मेरे इंसानी रूप को भी कुछ हद तक शारीरिक मजबूती देता है। इसी वजह से जब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, तब भी मैं आसानी से ज़ॉम्बीज को मार सकता हूँ। और बिना शक्तियों के ज़ॉम्बीज को मारने की बड़ी हुई मुश्किल हाकी को और भी तेजी से बेहतर बनाने में मदद करती है। उसकी वो कार, मैं उसे जानता हूँ। वो एक डोंगफेंग मैंशी है, जो एक सिविलियन बख्तरबंद गाड़ी है। हे भगवान, वो इस कार का इस्तेमाल करके इस ज़ॉम्बीज की भीड़ से निकल सकता था, लेकिन वो जानबूझकर हमारे दरवाजे पर रुका। जरूर उसके मन में हमारे बेस को लेकर कुछ चल रहा है। वो करना क्या चाहता है? हमारा बेस छीनना? क्या हमें ओल्ड झांग को बता देना चाहिए? बॉस, बाहर एक माहिर खिलाड़ी आया है। उसने अकेले ही सैकड़ों ज़ॉम्बीज को मार डाला है और दरवाजे पर एक डोंगफेंग मैंशी गाड़ी भी खड़ी है। दोस्तों, लगता है उसकी नजर हमारे बेस पर है। वाकई वो एक माहिर है। उसके लिए ज़ॉम्बीज को मारना बहुत आसान है। इससे मुझे बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है। अगर इस आदमी की नीयत हमारे बेस के लिए खराब हुई तो क्या हम इस इंसान से लड़ पाएंगे? क्या हम उसे रोक पाने के लिए काफी हैं? फैक्ट्री के नॉर्थ गेट के सामने के ज़ॉम्बीज को आखिरकार मैंने साफ कर दिया। अपनी दुखती हुई बाह को झटकते हुए मैं तेजी से फैक्ट्री के दरवाजे तक आया। मुझे अंदर कुछ लेने जाना है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे डेविल फ्रूट चाहिए। ऐसा लगता है कि यहाँ का डेविल फ्रूट किसी ऐसी जगह छिपाया गया है जहाँ किसी की नजर न जाए, वरना ये लोग इसे कब का खा गए होते। थोड़ी सब्जियाँ लेनी है। ये सुनते ही मुझे और भी पक्का यकीन हो गया। ये सीधा मेरे बेस पर ही आया है और मुझे धोखा देकर दरवाजा खुलवाने के बाद बेस पर कब्जा करना चाहता है। युद्ध नीति में एक कहावत है ना, रास्ता मांगने के बहाने दूसरे देश पर कब्जा करना। भले ही मैं सिर्फ एक आम मजदूर हूँ, पर मैं भी फुर्सत में युद्ध नीति की किताबें पढ़ता हूँ। सुनो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। हमारे पास तो खुद के लिए भी पूरा खाना नहीं है। तुम कहीं और जाकर ढूंढो। हाँ हाँ, सही कहा। हमें धोखा देने की सोचना भी मत। और अगर मुझे ये हर हाल में चाहिए हो तो? मैं कोई अच्छा इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन आम हालात में मैं बेवजह किसी पर हमला नहीं करता। उम्मीद है कि ये लोग समझदारी से काम लेंगे। साले, हम इतने सारे लोग हैं, तुझसे क्यों डरेंगे? हिम्मत है तो अंदर आकर दिखा। आजा, देखते हैं कौन किससे डरता है। तुझे क्या लगा तू हमें डरा लेगा? आजा, देखते हैं कौन डरता है। हम तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तो देखूं तो क्या करता है। ठीक उसी वक्त एक अदृश्य आभा चारों तरफ फैलने लगी। मजदूरों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी तेजस्वी राजा के प्रताप का सामना कर रहे हों और उनके दिल डर से कांप रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़े और जो सबसे ज्यादा डरपोक थे वो तो डर से सीधा बेहोश ही हो गए। सिर्फ लाओ झांग और कुछ दूसरे लोग जिन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया था, वही मेरी तरफ सीधे देख पा रहे थे। ये यकीनन बावांग से है। बावांग से। सरदार, उसे अंदर आने दीजिए। इसे अपना सरदार बनाने में भी कोई बुराई नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल, ताकतवर ही राजा होता है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। अपना बावांग से इस्तेमाल करने के बाद मेरा उनसे और बात करने का कोई इरादा नहीं था। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी थी। मेरे हाथ में बेसबॉल बैट पर काले रंग की एक आभा छा गई थी। एक ही जोरदार वार से मजदूरों की इतनी मेहनत से खड़ी की गई रुकावट टूटकर बिखर गई। लाओ झांग ने अपने हाथ में हथियार को कसकर पकड़ लिया, लेकिन आखिरकार हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सोच लो, तुम्हारा सिर ज्यादा सख्त है या एक ज़ॉम्बी का? शाओ चिंग, यहाँ आओ। आओ चिंग ने मेरी पुकार सुनी और फौरन चाबी निकाल ली। वो गाड़ी से नीचे कूदी और उछलती कूदती मेरी तरफ भागी। वो अपनी छोटी सी नाक से सूखती हुई मुझे गोदाम के पिछवाड़े की तरफ ले जाने लगी। तुम लोग कौन हो? दफा हो जाओ। अबे ओ लौंडे, क्या कहा तूने? मुझसे ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक जा, थोड़ी देर में तुझे दरवाजे पर लटका कर ज़ॉम्बीज को खिलाऊंगी। ओहो, अपने साथ एक सुंदर सी लड़की भी लाए हो। इसे कौन से क्लब से उठा लाए हो? ये फैक्ट्री के लड़कों के साथ खूब मौज करेगी। चियू यान को मार डाला। मैं तेरे साथ अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। भाइयों, सब एक साथ हमला करो। हमारी औरत की बेइज्जती हुई है। इस पापी को छोड़ना नहीं है। अगर मुझे गाली दी होती तो शायद मैं कुछ न करता, लेकिन मेरे परिवार को गाली देने की सजा मैं उनसे उनके खून से चुकवाऊंगा। शाओ छिंग, कई बार इंसानों के दिल की बुराई ज़ॉम्बी और राक्षसों से भी ज्यादा डरावनी होती है। अब तुम ज़ॉम्बी को मारने की हिम्मत तो करती हो, लेकिन क्या तुम किसी इंसान को मारने की हिम्मत करती हो? कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अगर कोई तुम्हें धमकाए या तुम्हारा अपमान करे तो तुम्हें उसे खून का सबक सिखाना होगा। अगर इस खत्म होती दुनिया में जिंदा रहना है तो तुम्हें अपनी फालतू की दया को दूर रखना होगा।
अगर कोई हमें न छेड़े तो हम उसे नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो चाहे वो कितना भी दूर क्यों न हो, हम उसे खत्म कर देंगे। वो एक शैतानी फल की शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला है। माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। शाओ छिंग ने नियमों को नजरअंदाज किया और समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। जब नफरत के बीज बो ही दिए गए हैं तो भविष्य के सारे खतरे खत्म कर देने चाहिए। भैया, आपको बुरा भला कहने वाले लोग मर चुके हैं, ये लोग बेकसूर हैं, इन्हें जाने दो ना। शाओ छिंग, यही दुनिया का अंत है। एक छोटी सी अनबन भी झगड़े का कारण बन सकती है और हर झगड़े का अंत किसी एक पक्ष की मौत या चोट से ही होता है। अपने पिछले जन्म में मैंने सोचा था कि सिर्फ उन लोगों को मार देना ही काफी है जिनसे मेरा झगड़ा है। मैंने सोचा था कि मैं बहुत बेरहम हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी जरूरत से ज्यादा दयालु दिल की वजह से मारा गया। इस जन्म में मैं शैतान कहलाना पसंद करूंगा, लेकिन दोबारा कभी थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाऊंगा। उस जगह पहुंचकर जिसे शाओ छिंग ने महसूस किया था, ये फैक्ट्री की कैंटीन का गोदाम था जहां खाना रखा जाता था। मैंने एक रॉड से जोर से मारकर उसे तोड़ दिया और नीचे दबी हुई चीज को ढूंढ निकाला। फलों की एक टोकरी में एक शैतानी फल था। यह अभी भी एक ऐसी किस्म का था जिसे मैं नहीं पहचानता था। मैं अभी फैक्ट्री के गेट तक पहुंचा ही था कि मैंने देखा कि मेरी कार कोई ले जा चुका है। हालांकि शाओ छिंग ने चाबी निकाल ली थी, लेकिन हमेशा कुछ ऐसे माहिर लोग होते हैं जो ताला खोल सकते हैं। मैं सीधे एक नीले ड्रैगन में बदल गया और आओ यू को अपनी पीठ पर बिठाकर आसमान में उड़ गया। जल्द ही मुझे अपनी कार दिख गई। नीले ड्रैगन ने नीचे की ओर गोता लगाया और एक ही टक्कर में कार को पलट दिया। मालिक, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे मत मारिए प्लीज। कार में वापस आने के बाद शरारती शाओ छिंग पूरे रास्ते चुप रही। आज वो मेरे बेरहमी से और तुरंत फैसला लेने वाले तरीकों से सच में डर गई थी, जैसे कि मैं उसका अपना भाई ही न हूँ। भैया, आप अभी बहुत डरावने लग रहे थे। शाओ छिंग, याद रखना, अब दुनिया खत्म हो रही है। हमारे परिवार के अलावा किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। भैया, क्या आपका पुनर्जन्म हुआ है? अरे तेरी, क्या मैंने कोई गलती कर दी? ये लड़की अचानक ऐसा क्यों कह रही है? आपने पागलों की तरह खाना जमा किया और माँ को छुट्टी लेकर मुझे घर लाने के लिए मजबूर भी किया। आप इतने यकीन के साथ कह रहे थे, आपको जरूर पहले से पता था। और जब से आप घर आए हैं, मुझे आप बहुत अजीब लग रहे हैं, जैसे कि आप कोई और इंसान हो। मुझे लगता है कि ऐसा होने के सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आपका पुनर्जन्म हुआ है या आपके शरीर पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। आखिरी बात कहते कहते शाओ छिंग की आवाज धीमी होती गई। उसकी मुझे देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि कहीं उसका भाई अब वो नहीं रहा। अरे मेरे प्यारे भैया, भैया, मुझे पता था कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। भैया, आप पिछले जन्म में कैसे मरे थे? क्या मैं आपके पिछले जन्म में ताकतवर थी? और हमारे मम्मी पापा, क्या वे ठीक थे? तुम सब मर गए थे। जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। फैक्ट्री से निकलने के बाद हम पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में जब भी ज़ॉम्बी का झुंड मिलता, हम कार से उतरकर ज़ॉम्बी से लड़ते थे ताकि हम अपनी ताकत बढ़ा सके। मैं भी अब एजियो ड्रैगन की क्षमता को सक्रिय नहीं करूंगा। आओ किंग अभी तक जागी नहीं है। मेरी हाकी की शक्ति बहुत कमजोर है। मैं ट्रेजर रैट की दी हुई तेजी पर निर्भर हूँ, लेकिन मैं ज़ॉम्बियों से आसानी से लड़ सकता हूँ। हम दोनों इसी तरह 3 दिनों तक पश्चिम की ओर चलते रहे। इन 3 दिनों में हमें कोई और डेविल फ्रूट नहीं मिला। इससे आओ किंग का शुरुआती जोश भी थोड़ा कम हो गया। उसे तो ये भी शक होने लगा था कि कहीं उसकी क्षमता में ही कोई गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन मैंने उसे बताया कि यही सामान्य स्थिति है। अपने पिछले जन्म में मैं दूसरे दिव्य अनुदान के समय तक जीवित रहा था। एक शक्तिशाली गुट के आंकड़ों के अनुसार 10,000 से ज्यादा अलग अलग क्षमता वाले उपयोगकर्ता सामने आए थे। भाई, हम किस तरफ जाएं? आओ किंग ने चौराहे के पास एक छोटे से रास्ते की ओर इशारा किया। मैंने हैरानी से नक्शे को देखा। वो रास्ता बड़े पहाड़ों की ओर जाता था। पिछले जन्म में भी वाकई कई लोग घने पहाड़ों में भाग गए थे। हालांकि वे उत्परिवर्तित भीड़ से बच गए थे, लेकिन उन्होंने मजबूत होने का मौका खो दिया और आखिर में दुर्भाग्य से पहाड़ी जंगलों में मारे गए। मुझे लग रहा है कि वहाँ कुछ अच्छा मिलेगा। आओ किंग खुद भी ज्यादा पक्की नहीं थी। आखिर अंतर्ज्ञान जैसी चीज बहुत रहस्यमयी होती है, लेकिन मुझे उस पर बहुत भरोसा है। HG 45952 तुरंत पहाड़ों की ओर चल पड़ी। रास्ते में कोई ज़ॉम्बी नहीं थे। गाड़ी पूरी रफ्तार से चल रही थी। उसकी गति बहुत तेज थी। आओ किंग ने अपनी टांगे सामने रख ली थी और वो टांगे हिलाते हिलाते स्नैक्स खा रही थी और दिव्य अनुदान स्पेस में वीडियो और पोस्ट देख रही थी। हाँ, बहुत मजेदार है। भाई, अभी एक पोस्ट देखी। कोई शिकायत कर रहा था कि उसे डेविल फ्रूट नहीं मिला। अरे अरे अरे, ये कैसा चेहरा बना रहे हो? तुम्हें पता है ये शिकायत करने वाला कौन है?
वो ओडा है। ही। हाँ, वो बूढ़ा ओडा तो गुस्से से पागल हो गया होगा। हाँ, तुम्हें नहीं पता, ये पोस्ट अभी दिव्य अनुदान स्पेस में वायरल हो रही है। कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि ओडा उन्हें हॉकी की तकनीक सिखाए, लेकिन ओडा ने कहा, मैं तो बस एक मामूली आर्टिस्ट हूँ, मुझे हॉकी के बारे में खाक पता है। हाँ, पिछले जन्म के बारे में सोचता हूँ तो लगता है ओडा ने वाकई कोई नाम नहीं कमाया था। भले ही दिव्य अनुदान ने उसकी बनाई दुनिया का इस्तेमाल किया, लेकिन अब उसका मूल लेखक से कोई लेना देना नहीं था। ये देखते हुए कि आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, मैंने गाड़ी को सड़क के किनारे रोककर रात भर आराम करने का सोचा। जैसे ही मैं एक पहाड़ के पास से मुड़ा, अचानक मुझे आगे कुछ रोशनी दिखाई दी। रोशनी का मतलब है कि वहाँ लोग हैं, लेकिन इस सर्वनाश की दुनिया में दूसरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि मैं क्रूर हूँ, लेकिन मैं बेकसूर लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। सर्वनाश की दुनिया में लोगों के मन को समझना मुश्किल है। जल्दबाजी में पनाह मांगना बहुत खतरनाक है। बाहर ही सावधानी से आराम करना बेहतर है। मैंने गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया। वहाँ से आ रही थोड़ी रोशनी के सहारे मैंने यही रात गुजारने का फैसला किया। मैंने गाड़ी के पीछे से कैंपिंग का सामान निकाला और वहीं पर एक बड़ा टेंट लगा दिया। हालांकि ये दुनिया खतरनाक है, लेकिन मेरी अच्छी देखभाल के कारण आओ किंग बिल्कुल भी डरी हुई नहीं है, बल्कि उसे ये सब रोमांचक लग रहा है। भाई क्या हुआ? ये शेर की दहाड़ है। शेर की दहाड़ क्या होती है? शेर की दहाड़ मतलब ज़ॉम्बी की दहाड़। लेकिन भाई, आपने कभी ज़ॉम्बी को दहाड़ते हुए सुना है? ज़ॉम्बी तो आवाज नहीं निकाल सकते, है ना? ज़ॉम्बी का शरीर तो सड़ा हुआ होता है, उनके वोकल कॉर्ड्स भी सड़ चुके होते हैं, इसलिए वे आवाज नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे जैसे ज़ॉम्बी विकसित होते हैं, उनके शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और वे धीरे धीरे बोलने जैसी बुनियादी शारीरिक क्षमताएं हासिल कर लेते हैं। लेकिन आवाज निकालने के लिए उन्हें कम से कम एक स्टार ज़ॉम्बी होना पड़ता है। एक स्टार जो ज़ॉम्बी अभी अभी बदले हैं, वे बस बिना रैंक वाले ज़ॉम्बी हैं। थोड़ी ज्यादा ताकत होने के अलावा हड्डियां थोड़ी सख्त हैं, लेकिन इनसे निपटना मुश्किल नहीं है। जब वे मांस और खून निगल रहे होते हैं, तब एक आम इंसान भी उन्हें मार सकता है। जब वे अपने शरीर की मरम्मत कर लेते हैं, तो उनकी रफ्तार और भी तेज हो जाती है। वे इंसानों जैसे लड़ने के मूव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय वे 1 स्टार ज़ॉम्बी होते हैं। इन्हें मांसखोर भी कहा जाता है। मांस ज़ॉम्बी से निपटने के लिए कम से कम कॉपर स्किन लेवल तक पहुंचना जरूरी है। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, तुम गाड़ी में वापस जाओ। अगर सिर्फ सामने वाले होते तो ठीक था, अगर वे 2 स्टार के कठोर ज़ॉम्बी हुए तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। मैं भी अभी सिर्फ कॉपर स्किन लेवल पर ही हूँ। कठोर ज़ॉम्बी से निपटने के लिए आयरन बोन लेवल तक पहुँचना होगा, लेकिन इस दुनिया का अंत हुए अभी 5-6 दिन ही हुए हैं। ज़ॉम्बी को इतनी तेजी से विकसित नहीं होना चाहिए। मैंने आओ चिंग को बख्तरबंद गाड़ी में पहुंचाया और अपने ड्रैगन रूप में बदलने के बाद मैं लोहे की रॉड लेकर उस दिशा में गया जहां से दहाड़ने की आवाज आ रही थी। जब मैं पास पहुंचा तो मैंने देखा कि जहां से रोशनी आ रही थी वो एक पुराना ताओवादी मंदिर था। लेइजू मंदिर पहाड़ों में छिपा हुआ है और इतना पुराना और टूटा फूटा है। यह जरूर कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसे दुनियावी कारोबार के लिए बनाया गया हो। यहीं पर असली पुजारी मिलेंगे। बचाओ बचाओ, राक्षस। हाँ, ये सुनकर मेरा तो सिर ही चकरा गया। इतना बड़ा गंजा और दिमागी तौर पर इतना कमजोर। मैं जैसे ही मंदिर में कदम रखने वाला था, मैंने देखा कि मंदिर के मुख्य हॉल की टूटी फूटी दीवार जोर से ढह गई। एक बूढ़ा आदमी जिसकी त्वचा काली थी और उसने पुजारियों वाले कपड़े पहने हुए थे, पागलों की तरह एक इंसान पर झपट कर उसे नोच नोच कर खा रहा था। जमीन पर मारे गए कुछ लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी। मंजर बहुत भयानक था। बूढ़े पुजारी ने आवाज सुनी और मुड़कर देखा। जिस पल मेरी नजरें उससे मिली, मेरे दिल ने कहा कुछ गड़बड़ है। यह मांस ज़ॉम्बी नहीं है, यह एक कठोर ज़ॉम्बी है। बूढ़ा पुजारी खाते वक्त भी अपने हाथ पैर एकदम सीधे रखता था। उसके सूखे हाथों पर तेज पंजे उगे हुए थे और मुंह में 4 नुकीले दांत थे। ये साफ तौर पर एक कठोर ज़ॉम्बी की निशानियां थी। कठोर ज़ॉम्बी एक मांस ज़ॉम्बी ही होता है, जो आगे विकसित होते समय ढेर सारे ज़ॉम्बी वायरस का इस्तेमाल करके अपने शरीर को मजबूत करता है। इसका नतीजा ये होता है कि वायरस पचने से पहले ही शरीर में जमा हो जाता है। जमा हुआ वायरस कठोर ज़ॉम्बी के शरीर को सख्त बना देता है, लेकिन साथ ही उसे तांबे जैसी खाल और लोहे जैसी हड्डियां भी देता है। उसे मारना बहुत मुश्किल होता है। अच्छी बात यह है कि उसकी कमजोरी अब भी उसका सिर ही है। बस उसका सिर काट दिया जाए या कुचल दिया जाए तो उसे मारा जा सकता है। लेकिन इतनी सुनसान जगह पर उसे विकसित होने के लिए इतने सारे वायरस कहां से मिले? उस ज़ॉम्बी पुजारी ने अपने हाथ में पकड़ी आधी खाई हुई लाश को दूर फेंक दिया और उछलकर मुझ पर झपट पड़ा। हालांकि कठोर ज़ॉम्बी का शरीर सख्त होता है, लेकिन एक ही छलांग में वो मेरे सामने आ गया था।
मैंने जल्दी से अपना बेसबॉल बैट उसे रोकने के लिए उठाया। ज़ॉम्बी ने एक ही बार में उसे काट लिया। बेसबॉल बैट पर 4 गहरे दांतों के निशान बन गए। मैंने उस कठोर ज़ॉम्बी के चेहरे पर जोर से गर्म सांस छोड़ी। इससे सिर्फ उसके बाल और कपड़े ही जले। हालांकि उसकी खाल थोड़ी झुलस गई थी, उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ज़ॉम्बी पुजारी गुस्से में दहाड़ा और अपने तेज पंजे लहराते हुए फिर से हमला कर दिया। राय में यह के हालांकि मैं हॉकी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन बिजली से लिपटे इस बेसबॉल बैट में सच में राय में यह के जैसी ही ताकत थी। एक जोरदार धमाके के साथ हड्डी के टूटने की हल्की सी आवाज आई। ये खास तौर पर बनवाया गया मोटा और भारी बेसबॉल बैट सीधे सीधे टूट गया और इस हमले का नतीजा मॉडल बस उसकी खोपड़ी में एक हल्की सी दरार ही डाल सका। ज़ॉम्बी ताओवादी फिर से गुस्से में दहाड़ा और अपने बदबूदार नुकीले दांतों से मेरी गर्दन पर काटने के लिए झपटा। भाई, शाओ छिंग जमीन के अंदर चली गई है। जब मैं इसे मार दूंगा तब बाहर आना। मैंने सोचा था कि यह बस एक मामूली ज़ॉम्बी है, पर कौन जानता था कि यह असल में 2 स्टार वाला ज़ॉम्बी निकलेगा। इस तरह के ज़ॉम्बी के पास राक्षसी ताकत होती है। उसकी त्वचा तांबे जैसी और हड्डियां लोहे जैसी हैं। इंसानी सभ्यता की बख्तरबंद गाड़ियां भी अब उसका सामना नहीं कर सकती। आओ छिंग भी जानती थी कि वो कोई मदद नहीं कर सकती, इसलिए वो जल्दी से एक डोबाऊ चूहे में बदल गई और तेजी से जमीन के अंदर घुस गई। इस समय मेरी सांसें कुछ फूल रही थी। लगातार 2 बार हीट ब्रेथ और बिजली की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करने से मेरी शारीरिक शक्ति बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। और तो और पिछले वार ने मेरे शरीर के अंदर खून में भी खलबली मचा दी थी। ज़ॉम्बी ताओवादी ने एक और छलांग लगाई और तेजी से मेरे करीब आ गया। उसकी 10 सूखी काली उंगलियां तेज पंजों की तरह थी, जो सीधे मुझ पर हमला करने के लिए बढ़ी। मैं जोर से दहाड़ा। एक जोड़ी ड्रैगन के पंजों ने ज़ॉम्बी की कलाइयां पकड़ ली। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। हालांकि ज़ॉम्बी 2 स्टार तक पहुंच चुका था और सिद्धांत के अनुसार इंसान के आयरन बोन स्तर की जरूरत होती है उससे मुकाबला करने के लिए, लेकिन मैं अपने अज़्योर ड्रैगन से मजबूत हुए शरीर के दम पर कुछ समय के लिए उस ज़ॉम्बी को टक्कर दे पा रहा था। दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को धकेल रहे थे। ज़ॉम्बी ने फिर से अपना सिर बढ़ाकर मेरी तरफ देखा। मैंने मन ही मन एक कठोर फैसला किया। मैंने अपना सिर नीचे किया और सिर पर लगे ड्रैगन के सींगों से ज़ॉम्बी के माथे पर वार किया। ड्रैगन के सींग काफी नुकीले थे और जोर से उसकी आंख के गड्ढे में जा घुसे। ज़ॉम्बी दर्द से दहाड़ा। उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। अगर किसी आम जीव को ऐसा झटका लगता तो वो निश्चित रूप से मर गया होता, लेकिन ज़ॉम्बी को दर्द महसूस नहीं होता। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और अपना सिर ड्रैगन के सींग से बाहर निकाल लिया, जिसके तुरंत बाद वो गुस्से में दहाड़ा। उसकी दोनों बाजुएं थोड़ी मुड़ गईं। ये देखकर मेरी आंख फड़क उठी। ज़ॉम्बी के अंग इसलिए सख्त होते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस शरीर में जमा हो जाता है। जब वो इस ज़ॉम्बी वायरस के साथ पूरी तरह से मिल जाता है और उसे सोख लेता है तो उसके अंगों का लचीलापन वापस आ जाता है। अब इस ज़ॉम्बी की दोनों बाजुओं का थोड़ा मुड़ना ये बताता है कि वो ज़ॉम्बी वायरस को और तेजी से सोख रहा है और उसके साथ मिल रहा है। मैं अब और इस तरह से संघर्ष नहीं कर सकता। मैं गुस्से में दहाड़ा और ज़ॉम्बी की बाजुओं को झटककर दूर कर दिया। मैं अज़्योर ड्रैगन में बदलकर हवा में उड़ गया और तुरंत अपनी ड्रैगन की पूंछ से इस ज़ॉम्बी पर ऐसा वार किया कि वो लड़खड़ा गया। आसमान से एक बिजली गिरी जिससे उसका शरीर और भी ज्यादा झुलस गया। भले ही ज़ॉम्बी की त्वचा तांबे जैसी और हड्डियां लोहे जैसी थी, फिर भी उस पर अनगिनत घाव हो गए थे। हवा और बादलों में हलचल हुई। अज़्योर ड्रैगन ने नीचे झपट्टा मारा और अपने दोनों ड्रैगन पंजों से ज़ॉम्बी की बाजुएं पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। तेज हवा के झोंकों से अस्थिर हो चुका ज़ॉम्बी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अज़्योर ड्रैगन उसे सीधे आसमान में ले गया। मैं गुस्से में दहाड़ा। मैंने अपने ड्रैगन पंजों में जोर लगाया ताकि ज़ॉम्बी को सीधे 2 टुकड़ों में चीर सकूं, लेकिन ज़ॉम्बी भी अंदर की ओर जोर लगा रहा था। मैं उसे चीर नहीं पा रहा था। मेरा स्तर अभी भी बहुत कम है। अज़्योर ड्रैगन में बदलने के बाद मैं ज़ॉम्बी को दबा तो सकता हूँ, लेकिन उसे मारना आसान नहीं है और इतने कम समय में ही मुझे थकान महसूस होने लगी थी। अगर मैं सिर्फ ड्रैगन के रूप में उड़ रहा होता तो मैं थोड़ी और देर टिक सकता था, लेकिन लड़ते हुए मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। मैं एक बार फिर बादलों में ऊपर गया और अपने पंजों में जकड़े ज़ॉम्बी को पूरी ताकत से नीचे की ओर फेंक दिया। एक जोरदार धमाके की आवाज के साथ ज़ॉम्बी का शरीर सीधे ताओवादी मंदिर से जा टकराया। मेन हॉल में ज़ॉम्बी जोर से जमीन पर गिरा। टकराने की वजह से उसका शरीर चोटों से भर गया था, लेकिन वो फिर भी नहीं गिरा। मैं भी उसके साथ जमीन पर आ गिरा और वापस इंसानी रूप में बदल गया। मैं जोर जोर से हाँफ रहा था। ये पहली बार था जब मैंने ब्लू ड्रैगन रूप में अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की थी। वाकई में ये बहुत ताकतवर है, लेकिन अभी मेरे लिए ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल है।
कैडो की ताकत इसलिए है क्योंकि वो अकेले ही एक देश को तबाह करने की काबिलियत रखता है। ब्लू ड्रैगन फ्रूट तो बस सोने पर सुहागा है, जबकि मैं पूरी तरह से ब्लू ड्रैगन फ्रूट से मिलने वाली ताकत पर ही निर्भर हूँ। तो जाहिर है कि हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं मीट खाता हूँ। मेरी थोड़ी तीली वापस आ गई और वो ज़ॉम्बी ताओइस्ट भी उठकर खड़ा हो गया था। मैं फिर से इंसान और जानवर वाले रूप में बदल गया और अपने ड्रैगन के पंजों पर आर्मामेंट हाकी लगाकर उस ज़ॉम्बी से लड़ने लगा। आर्मामेंट हाकी और ड्रैगन की खाल की दोहरी सुरक्षा की वजह से मैं ज़ॉम्बी वायरस के हमले से असरदार तरीके से बच सकता था, लेकिन ऐसे ही लड़ता रहा तो मैं थक कर मारा जाऊंगा। मुझे एक हथियार की जरूरत है। एक और टक्कर के बाद मैं तेजी से पीछे हट गया, लेकिन इस वक्त हथियार बदलने के लिए गॉड गिफ्टेड स्पेस में जाना अब मुमकिन नहीं था, और आओ किंग के पास भी जरूरी पॉइंट्स नहीं थे। मैं कोई तरकीब सोच ही रहा था कि अचानक मेरी नजर मूर्ति के टूटे हुए मिट्टी के टुकड़ों के पास पड़ी एक लोहे की रॉड पर गई। मुझे अचानक याद आया कि ये थंडर गॉड का मंदिर है। ये बांस जैसी दिखने वाली लोहे की रॉड ये मंदिर में पूजी जाने वाली थंडर गॉड की मूर्ति के हाथ में मौजूद स्टील का हंटर है। मैं उस तरफ झपटा और जमीन पर पड़े उस बांस जैसे स्टील के हंटर को उठा लिया। मूर्ति काफी बड़ी थी, इसलिए ये स्टील का हंटर भी ज्यादा मोटा और लंबा था। आमतौर पर हंटर जैसे हथियारों की लंबाई 80 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये पूरे 1.2 मीटर का था और ज्यादा मोटा भी था। हाथ में ये काफी भारी महसूस हो रहा था। मेरी अभी की ताकत के हिसाब से ये इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सही था। मैंने जैसे ही बांस जैसे दिखने वाले इस स्टील के हंटर को उठाया, वो ज़ॉम्बी ताओइस्ट फिर से मुझ पर झपट पड़ा। उसका शरीर पहले ही तार तार हो चुका था, लेकिन उसके हमले अभी भी तेज थे। मैंने अपनी बची कुची सारी ताकत लगा दी और बिजली की सबसे खतरनाक तरंगे छोड़ी। बिजली और आर्मामेंट हाकी सब कुछ उस बांस जैसे स्टील के हंटर पर लिपट गया और मैंने उसे जोर से उस ज़ॉम्बी ताओइस्ट के सिर पर दे मारा। जबरदस्त झटके की वजह से मेरी हथेली की ड्रैगन की खाल टूट गई, लेकिन उस एक वार से ज़ॉम्बी ताओइस्ट का सिर चकनाचूर हो गया। अपनी पूरी ताकत से ये वार करने के बाद मैं अपने इंसान और जानवर वाले रूप से बाहर आ गया और उस भारी बांस जैसे स्टील के हंटर को और नहीं पकड़ सका। मैंने उसे जमीन पर फेंक दिया। मुझे बस अपने पूरे शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी। जमीन के नीचे मौजूद आओ किंग ने लड़ाई की आवाजें बंद होती सुनी और दूर से स्याओ सी से बाहर आया। जब उसने मुझे जमीन पर हांफते हुए बैठे देखा तो वो भागकर मेरे लिए जूसी मीट और साफ पानी ले आया। थोड़ा आराम करने के बाद हम दोनों दरवाजे को देखने के लिए टूटे फूटे मंदिर के अंदर गए। शुरू में देखा वो गंजा आदमी लड़ाई के दौरान मारा गया था। मंदिर के अंदर हर तरफ टूटी हुई मूर्तियां और उल्टा पुल्टा सामान पड़ा था। जमीन पर मारे गए कुछ लोगों की लाशें पड़ी थी। पिछला हॉल वो जगह थी जहां वो बूढ़ा ताओइस्ट रहता था। जब मेन हॉल गिरा तो सिर्फ यही जगह सही सलामत बची थी। ये जगह अब सुरक्षित होनी चाहिए। आज रात यहीं आराम करते हैं। बख्तरबंद गाड़ी को दरवाजे तक ले आओ ताकि मेन गेट बंद हो जाए और कोई दूसरा या ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। मैं एक स्टूल लेकर आंगन के बाहर बैठ गया और सिर उठाकर रात का आसमान देखने लगा। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया और मेरी चेतना गॉड गिफ्टेड स्पेस में चली गई। क्योंकि तुमने सबसे पहले स्टार लेवल ज़ॉम्बी को मारा है, इसलिए तुम्हें एक इनाम मिलेगा। और क्योंकि तुमने दुनिया के अंत की शुरुआत के 10 दिनों के अंदर स्टार लेवल ज़ॉम्बी को मारा है, इनाम का ग्रेड बढ़ा दिया गया है। और क्योंकि तुमने सीधे 2 स्टार ज़ॉम्बी को मारा है, इसलिए इनाम का ग्रेड फिर से बढ़ा दिया गया है। कृपया नीचे दिए गए 3 टाइटल्स में से कोई एक चुने। टाइटल्स। मैं एकदम से जोश में आ गया। ये बिल्कुल पहली बार चुने गए टैलेंट जैसा ही है। टाइटल्स भी एक बहुत ही दुर्लभ और अनोखी चीज है। कम से कम मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इतनी मेहनत की, तब भी मुझे कोई टाइटल नहीं मिला था। टाइटल 1, ज़ॉम्बी स्लेयर। ज़ॉम्बियों को दिया जाने वाला डैमेज हमेशा के लिए 2 गुना बढ़ जाएगा। टाइटल 2, बाउंटी हंटर। ज़ॉम्बियों को मारने से मिलने वाले पॉइंट्स हमेशा के लिए 2 गुना बढ़ जाएंगे। टाइटल 3, गॉड्स गिफ्ट मेंबर। गॉड्स गिफ्ट स्पेस के सम्मानित सदस्य बने। तुम्हें एक बार 10% दाम पर चीजें एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा, और गॉड्स गिफ्ट स्पेस में चीजें एक्सचेंज करते समय तुम्हें हमेशा 80% दाम पर चीजें मिलेंगी। ये तीनों टाइटल्स बहुत लुभावने हैं। तेजी से मारने और ज्यादा कमाने की तुलना में तेजी से मारना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर तेजी से मारोगे तो कमाओगे भी ज्यादा और ज्यादा ताकतवर ज़ॉम्बियों को चुनौती देने की संभावना भी होगी। लेकिन ये दोनों ही टाइटल 3, गॉड्स गिफ्ट मेंबर जितने अच्छे नहीं हैं। एक बार 10% दाम पर एक्सचेंज करने का मौका और हमेशा के लिए 80% दाम पर खरीदने का अधिकार। 2 अनोखे एक्सचेंज ऑप्शन, इनविजिबल ब्लैक ब्लड लाइन फैक्टर और डेविल फ्रूट के साइड इफेक्ट्स को खत्म करने वाला डिमोन ट्रांसफॉर्मेशन पोशन। दोनों के लिए 10 करोड़ पॉइंट्स चाहिए। छूट के साथ उन्हें 1 करोड़ पॉइंट्स में बदला जा सकता है और सभी चीजें 80% दाम पर मिलेंगी।
मैं इस अधिकार का इस्तेमाल बिचौलिया बनने के लिए कर सकता हूँ और खूब सारे पॉइंट्स कमा सकता हूँ। बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मैंने सीधे तीसरा गॉड्स गिफ्ट मेंबर चुना। उसके बाद मैंने अपना पर्सनल पैनल देखा। नाम आओ हाउ, टैलेंट ओवरबेयरिंग जीनियस, टाइटल गॉड्स गिफ्ट मेंबर, डेविल फ्रूट फेदर फ्रूट, एज ड्रैगन, फॉर्म रेल्म, ब्रोकन बॉडी कॉपर स्किन, इक्विपमेंट लेइजू, पॉइंट्स 9655। मैंने अचानक देखा कि इक्विपमेंट वाले कॉलम में कुछ है, लेइजू का कोड़ा। मैंने अपने पास रखे बांस के जोड़ों जैसे स्टील के कोड़े को देखा। यह वही चीज थी जो लेइजू मंदिर में पूजे जाने वाले लेइजू के हाथ में थी। लेकिन ये तो एक मामूली चीज है, इसे इक्विपमेंट में कैसे गिना जा सकता है? और इस पर नकली शब्द भी लिखा है। मेरा पिछला बेसबॉल बैट जिसने मुझे इतने सारे ज़ॉम्बी मारने में मदद की, उसे भी तो इक्विपमेंट नहीं माना गया था। मैंने बांस के जोड़ों वाले कोड़े को अपनी गोद में रखा और ध्यान से देखने लगा कि यह चीज इतनी खास क्यों है। मैंने देखा कि यह स्टील का कोड़ा पूरी तरह से जंग खाया हुआ है। यह जरूर अनगिनत सालों से यहाँ है। शायद कभी हजारों लोग इसकी पूजा भी करते होंगे। इसमें कुल 18 जोड़ हैं। हर जोड़ पर ताओवादी फोवे खुदे हुए हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। मैंने इसे बहुत देर तक देखा, लेकिन फिर भी मुझे इसमें कुछ खास नहीं दिखा। पहले उस ज़ॉम्बी ताओवादी पुजारी को इस चीज से मारना वाकई बहुत आसान रहा था। मेरे पॉइंट्स भी लगभग 10,000 हो गए हैं। क्या मुझे शाओचिंग के उस फ्रूट की पहचान करवानी चाहिए? मैंने अपनी थोड़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा। डेविल फ्रूट की पहचान की फीस एक बार की 1000 है। मेरे लिए ये ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई जल्दी भी नहीं है। अभी मुझे उस फ्रूट की जरूरत भी नहीं है। वापस जाने के बाद देखूंगा। चुनने के बाद मैं फिर से गॉड्स गिफ्ट स्पेस में दाखिल हुआ। इस बार मैं कम्युनिकेशन चैनल में अपने बनाए हुए फैमिली ग्रुप में गया। पहले मैंने माता पिता को बताया कि मैं सुरक्षित हूँ और फिर घर के ताज़ा हालात के बारे में पूछा। वो ऊपर वाले माले के चेन परिवार के बाप बेटे थे। उन्हें पता था कि हमारे घर में अनाज जमा है। बाद में इस बात का फायदा उठाते हुए कि घर पर सिर्फ माँ और यू मिंगचियान थी और पापा और मेन क्वीन नीचे ज़ॉम्बियों से लड़ रहे थे। मेरी माँ तो भलमनसाहत में उन्हें कुछ देना चाहती थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उन बाप बेटे ने जब हमारे घर को जरूरी सामान से भरा हुआ देखा तो उनकी आंखें लाल हो गईं। और ऊपर से ल्यू मिंगचियान की खूबसूरती देखकर वे दोनों असल में सीधे माँ को मारना चाहते थे ताकि वे सामान और उस खूबसूरत लड़की को छीन सके। शुक्र है कि ल्यू मिंगचियान सतर्क थी। जब उन दोनों ने मुझ पर हमला किया तो मैंने उन्हें ही मार डाला। उस वक्त मेरी माँ बहुत डर गई थी। हालांकि उसने भी कुछ ज़ॉम्बी मारे थे, पर किसी इंसान को मरते हुए उसने पहली बार देखा था। अरे हाँ, मुझे याद है, चेन की एक बीवी और एक बेटी भी थी। वो लोग कहाँ हैं? बॉस, मैंने उन्हें पहले ही मार दिया है। जब उसे पता चला कि लियू यून पर हमला हुआ है तो वो चौंक गया। आखिर मैंने बॉस से वादा किया था कि मैं उनके माता पिता को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। तो गुस्से में आकर उसने तुरंत ऊपर चेन के घर का दरवाजा तोड़ दिया। लिन कुई की दिलेरी और बेरहमी देखकर मैं हैरान रह गया। वो मुझसे अलग था। इस सर्वनाश का सामना किए बिना भी वो इतना दिलेर हो सकता था। मैंने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि मैंने उसकी तारीफ की। मैं समझ गया था कि सर्वनाश के बाद एक लीडर को कैसा होना चाहिए। बॉस, मैंने देख लिया है, इस बिल्डिंग में हमारे अलावा और कोई जिंदा नहीं है। मैं कल कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान लाकर गलियारे को बंद करने की सोच रहा हूँ ताकि थोड़ी सुरक्षा हो जाए। ठीक है, तुम सावधान रहना। मैं लिन कुई की बात से सहमत था। तब जाकर मैंने उन दोनों के परिवार के बारे में पूछा। लिन कुई की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद जब वो बेहोश थी तो वो उन्हें अस्पताल ले गया। नतीजा ये हुआ कि जब कयामत आई तो वो ज़ॉम्बी बन गई और उसने सीधे लिन कुई के पिता को काटकर मार डाला। लिन कुई घबराकर वहाँ से भागा और अपनी गाड़ी लेकर शहर से भागने की कोशिश करने लगा। इसलिए वो मेरा वफादार है। मू चेंग शहर आकर उसे किसी की चिंता नहीं थी। लियू मैंगशी उससे अलग है। वो एक छोटे से कस्बे की रहने वाली है। वो स्कॉलरशिप के सहारे यूनिवर्सिटी गई थी। वो बहुत होशियार है। वो जानती है कि अपनी खूबियों का इस्तेमाल करके मर्दों से पैसे कैसे निकलवाने हैं, लेकिन वो मर्दों को कभी खुद के करीब भी नहीं आने देती थी। हाँ बिल्कुल, तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें थोड़ी मदद करनी होगी। तुम्हारे छोटे भाई की शादी होने वाली है। तुम्हारे भाई की शादी हो रही है और लड़की वालों की मांग है कि उसके पास अपना घर होना चाहिए। तुमने ये घर अभी अभी खरीदा है तो इसे पहले अपने भाई के नाम कर दो। मैं नहीं दूंगी। तुम कितने बेशर्म हो। तुम इतनी कम उम्र में घर कैसे खरीद सकती हो? ये घर जरूर तुमने किसी गलत तरीके से हासिल किया है। तू बदतमीज लड़की, तेरे पर निकल आए हैं, है ना? मैंने तुझे खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया और तू मुझे ये सिला दे रही है? चलो यहाँ से। नतीजा ये हुआ कि जब उसे घर अपने नाम करवाने के लिए घसीट कर ले जाया जा रहा था तभी कयामत आ गई।
वो उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग निकली और उसे नहीं पता कि अब उसके माता पिता और भाई किस हाल में हैं। यार, अब उसे उनकी कोई परवाह भी नहीं है कि वो जिंदा है या मर गए। मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। वो जिए या मरे, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से मैं सिर्फ अपने मालिक की हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी, बिना किसी झिझक के। ये दुनिया बेरहम है। अगर वो लोग मुझसे न मिले होते तो शायद वो रास्ते में ही मर गए होते। इस दुनिया में हमेशा घर में छिपे रहना शहर से बाहर भागने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। फिर मैंने उन्हें रास्ते में जो कुछ भी देखा था वो सब बताया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और उनसे कहा कि वो विकसित हो चुके ज़ॉम्बी से सावधान रहें। कॉल खत्म करने के बाद मैंने आओए से थोड़ी देर और बात की। मैंने डिवाइन स्पेस में जाकर देखा कि कम्युनिकेशन चैनल पर कोई नई खबर है या नहीं, और फिर मैं गहरी नींद में सो गया। ताओवादी मठ के बाहर एक छोटा सा साया चुपके से आ गया।